गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मेरे साथ हैं मोहम्मद शुएब। मेरे साथ है सबीन फारूक। इस शो में आपको कहते हैं खुश आमदीद। नाश्ता किया आपने? नहीं आपने किया नहीं नाश्ता? नहीं, आपका नाश्ता यही ग्रीन टी? फिलहाल ग्रीन टी है, बट नाश्ता करूँगी अभी तो बहुत सुबह का वक्त है, तो हाँ, 9 बजे भी नाश्ता हो सकता है। लेकिन आई थिंक सुबह उठ के नाश्ता पहले करना चाहिए, फिर दिल काम नहीं दूजा करता होना बाज़ औक़ात चाहिए। कुछ वो कहते हैं ना, लोगों पहले का। पेट पूजा फिर काम दूजा। अच्छा, मैं कहती हूँ पता नहीं हर कोई डिफरेंट तरीके से ऑपरेट करता है। हाँ, इंसान मतलब तो मैं नॉर्मली एक चीज उसमें चल रहे होते हैं, कुछ होते हैं जो कि बहुत सारे डिफरेंट इंसान ऐसे हैं तरीकों जो से कि चलते सुबह हैं। उठ के उनका कुछ खाने को दिल नहीं करता। आई एम वन ऑफ देम। तो ये मुझे होता थोड़ा है। 2 घंटे 3 घंटे चाहिए होते हैं। 2-3 घंटे के बाद आई कैन ईट। हाँ, एक नस्ल ऐसी है जो कि बचपन जो से ऐसे कर रही नॉर्मल है कि नहीं नॉर्मल खाते। लोग होते हैं, ऐसा नहीं होता कि सोते हुए भी खाओ, उठते हुए भी खाओ। अपने स्टमक को भी थोड़ा रेस्ट देना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अग्रीड। सोते वक्त तो नहीं कोई Agreed। खाता वैसे, मतलब नहीं, कुछ सोने लोग से अगर पहले, खा भी रहे होते हैं। सोने से पहले, नहीं सभी, कुछ लोग होते हैं ना, एकदम बीच में आंख खुलते, भूख लगते, कुछ खाते हैं, मंचिंग करते हैं, फिर सो जाते है हैं। ना? वो कुछ जो होता है। क्या बोलते हैं उसको, क्या क्या बोलते हैं, जो मिडनाइट स्नैकिंग। मिड नाइट स्नैकिंग, हाँ, ये हो रही होती है। मैं अपनी बेटी से इस मामले में ना बहुत ज़्यादा बहस करता हूँ कि मत किया करो ऐसे, बिकॉज जब मैं रात को उसे सुलाता हूँ तो मैं उसे कहता हूँ अब तुमने नहीं उठना और कुछ नहीं तुम खाने जाओगी। तो जब मैं सुबह उसके पास वापस पहुँचता हूँ उसे उठाने के लिए, उसके बेड के राइट और लेफ्ट में ना मुझे रैपर्स भी नज़र आते हैं, मुझे दूध के पैकेट भी नज़र आते हैं, क्योंकि वो कहती है बाबा मुझे भूख लग रही थी। सो दिन भर वो उस तरह से नहीं खा रही होती, बट रात को उसको बहुत ज़्यादा भूख लग रही होती है। तो आपने सही कहा सभी, हर बंदे की जो बॉडी डिफरेंट तौर पे ऑपरेट कर रही होती है, बट एट द एंड ऑफ द डे ये जो आपकी बॉडी है ना, फिर वो बताती है कि आपने क्या किया अपने हाँ, साथ। सही बात है सो वैसे। बेहतर यह है कि आप नाश्ता तगड़ा करें, हैवी नाश्ता करें, बादशाहों की तरह करें। और ये जो रात का खाना है ना, ये और कम। जैसे हमारी सेहत हो चुकी है ना, बिल्कुल। शुएब यकीन जाने मेरे इर्द गिर्द जितने लोग हैं ना, उनको मतलब ये कंप्लेन आजकल है कि बॉडी पेन है, वीकनेस है, तो वो यस अपना ब्लड टेस्ट खुद से करवा लेते हैं। यस। जितने लोग मेरे इर्द गिर्द हैं, या उनको आयरन की डेफिशिएंसी है, या उनका विटामिन डी कम है, या विटामिन उनका डी तो बी कम ही कम है। 12 कम है। यस। विटामिन डी इसलिए कम है क्योंकि ज़ाहिर है गर्मी इतनी है जिसमें एक्सपोजर नहीं होता हमारे सन का। बट सिर्फ सन ही तो सोर्स नहीं है, खाना पीना एंड ऑल दैट। जैसे B12 की हम बात करें, उसमें गोश्त नहीं खा रहे होते आजकल बड़े यंगस्टर्स, गोश्त में हम वैसे नहीं B12 खाते होता हैं है ना, ना। B12 होता है उसमें। तो ये बड़ा ज़रूरी होता है कि आप उस तरह के खुराक जो है वो लेना शुरू कर दें। और अगर ज़ाहिर है एक्सपोजर नहीं होता, जो विटामिन डी की बात करी हूँ, सप्लीमेंट्स लें एटलीस्ट क्योंकि हाँ, लेकिन इस सबीन उसमें भी ना, जो हाँ आपने कहा ना कि और भी सोर्स हैं, बट स्टिल वो जो विटामिन डी के एब्जॉर्प्शन के लिए सनलाइट की रिक्वायरमेंट है वो बहरहाल है। उसमें ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि आप वो जो बिल्कुल सुबह की जो पहली किरणें, जो कि उस तरह से गर्मी नहीं होती, सो आप वो लें, लाजमी लें, अपने आप को थोड़ा एक्सपोज करें सन से। ये ज़रूरी है कि आपने 10 बजे के बाद एक्सपोजर लेना है, उसके बाद तो वैसे ही आप नहीं ले सकते। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, वो जो सूरज की पहली किरणें हैं वो आपने लेनी है। ये सारा जो हमारा सिस्टम हमने ख़राब किया हुआ है ना सोने जागने का, ये बेसिकली है बुनियादी वजह हमारी इस हेल्थ की। बिल्कुल तो जी। अपनी हेल्थ को बेहतर करने के लिए आपने टाइम पे उठना है, टाइम पर खाना है, अच्छा खाना है और अपना ख्याल रखना है। तो ये तो हमने कर ली बात अपना ख्याल रखने से मुताल्लिक। बिल्कुल जी। तो आज प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे और आज हम याद करेंगे मादर मिल्लत मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना साहिबा को, किस तरीके से उनके खिदमात रहीं, स्पेशली बरसगीर की ख़वातीन के लिए, कि कैसे वो आज़ादी हासिल कर सकती हैं। आज उनकी बरसी मनाई जा रही है और किस तरह से क़याम पाकिस्तान के वक्त उन्होंने तमाम ख़वातीन को एम्पावर्ड रखा, कैसे उनको मुतहर्रिक रखा, और कैसे आज़ादी हासिल करने के बाद भी उन्होंने ख़वातीन को किस आगे एम्पावर किया, कैसे उनको आगे बढ़ने में मदद की, उनकी मेंटल हेल्थ पे बहुत ज़्यादा काम किया ओवरऑल, और कैसे अपने भाई कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के शाना बशाना चली और किस तरह से उनको सपोर्ट किया। तो आज हम मिलकर उनको याद करते हैं। बिल्कुल, अब हम बात करें ना सबीन उनकी, और जिस तरह बड़ा दुरुस्त कहा कि ख़वातीन को जिस तरीके से उन्होंने एम्पावर किया, और पाकिस्तानी ख़वातीन की जब हम बात करते हैं तो ज़ाहिर जब हम एग्जांपल सामने रख रहे होते हैं तो शी इज़ वन ऑफ दोज़ एग्जांपल्स जो कि टॉप ऑफ द लिस्ट होती हैं, कि जिन्होंने जिस तरीके से ख़वातीन की तंजीम की बुनियाद रखी और जिस तरीके से उन्होंने काम किया और ख़वातीन को जदोजहद करने में एक रास्ता दिखाया। और आज ही के दिन 1967 यानी पाकिस्तान बनने के 20 साल बाद खालिद हकीकी से जा मिली और कराची ही में कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के बिल्कुल पहलू में आसूदा खाक हैं।
आज हमने सोचा कि उनसे मुतालिक बात भी करते हैं। ये बड़ा ज़रूरी होता है, जो हमारे लीडर्स रहे हैं, जिन्होंने पाकिस्तान के क़याम में बिलखुसूस बहुत ज़्यादा किरदार अदा किया है, हम उनकी बात करें, मुसलसल करें। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आज हमने सोचा कि चूँकि आज उनकी बरसी मनाई जा रही है, थोड़ी सी बात हम उनसे मुतालिक करते हैं। आप भी उनसे मुतालिक कोई ऐसी चीज़ जो आपको लगता है कि आपको शेयर करनी चाहिए, बिकॉज इट्स ऑल डिजिटल वर्ल्ड नाउ, तो डिजिटल स्पेसेस को यूटिलाइज़ किया करें, पूरी दुनिया को बार बार बताना कि ये हमारे लीडर्स हैं, इन्होंने हमें रोड मैप दिया था। मैं भी ज़रूर शेयर करना चाहूँगी। ऐसी तरह बहुत सारे हमारे जो बच्चे हैं, उनका भी, हमारे यंगस्टर्स भी होंगे, उनकी भी बहुत सारी यादें होंगी। जिस तरीके से स्कूल के पर्सपेक्टिव से हम बात करें, टैबलो होता था, सो उसमें मुझे याद है कि मैं 2 से 3 मरतबा, आई स्टिल रिमेंबर, मैं फातिमा जिन्ना बनी थी, क्योंकि उनके किरदार को जिस तरह दिखाया जाता था, तो वो उनके बारे में फिर जितना पढ़ते थे, एक कैरेक्टर में ढल जाते थे, सो वो बड़ी एक एम्पावरमेंट आपको फील होती थी। और जो उनका एक स्पेसिफिक अटायर था, उनका एक स्टाइल था, वो जो गरारा होता था, वो जो एक शर्ट होती थी, दुपट्टा, एंड देन वाइट कलर, सो वो एक जो स्टाइल था वो भी कॉपी करने की बड़ी कोशिश की जा रही होती है, क्योंकि उसमें बड़ी ग्रेस होती थी। जो पता नहीं, शायद मैं अपनी अम्मी से वैसे उस दिन पूछी कि जो मेरे टैबलो के कपड़े होते थे वो कहाँ पर है ना, संभाल के रखे हुए उन्होंने। आई डोंट नो, मे बी शायद कहीं ना कहीं हो, अभी कुछ पता नहीं है, बट लेट्स सी, आज मैं कोशिश करूंगी कि मैं निकाल। चलें, ठीक हो गया जी। अभी हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, हमारे साथ रहिए। ये है राइजिंग पाकिस्तान। सिर्फ एक कप? खुद ही तो महंगाई लगे रहते हो, मैंने सोचा थोड़ी बचत कर लूं। मतलब 2 लोग एक ही कप में पिएंगे? नहीं, आप देखेंगे। मुझे पता था। क्या करूं, इससे बनते ही 2 कप हैं। समझते हैं एक दूसरे को, इसीलिए बने हैं एक दूसरे के लिए। From Nestle. वाओ, हमजा, बालकनी में प्लांट्स को सेट कर दो। वो तो माली सेट कर देगा ना। अरे वाह, मैं तुम्हारी प्रमोशन के लिए खुद को नए घर, नए शहर में सेट करूं, तुमसे 4 गमले सेट नहीं हो रहे यार। भूल ये हुई है मुझसे, थोड़ा सा कुछ क्या कर रहा हूं? सेट कर रहा हूँ, खास चाय बना के तुम्हारा मूड। समझते हैं एक दूसरे को, इसीलिए बने हैं एक दूसरे के लिए। चाय अच्छी बना लेते हो। वैसे वीकेंड पे माली का काम भी कर लेता हूँ। From Nestle. अब ड्यू है तो शुरू है। ये कमेंट, ये व्यू और ये माउंटेन ड्यू। हमने कहा रुक ही जाते हैं। बहुत अच्छा किया। भाभी, अब आपके हाथ की खास चाय मिल जाए तो मजा आ जाए। क्यों नहीं, अभी लाती। थैंक यू। महीने का आखिर चल रहा है, मैंने जो देगा। क्यों नहीं, मेरी खास चाय के लिए सिर्फ एवरीडे, हर बार। समझते हैं एक दूसरे को, इसीलिए बने हैं एक दूसरे के लिए। From Nestle. मतलब क्या स्ट्रॉन्गर पेप्सी का? मतलब कमाल। क्या टेस्ट है यार? बहुत टेस्ट है क्या यार? उससे पूछो। एक्स्ट्रा फिज़, एक्स्ट्रा टेस्ट, स्ट्रॉन्गर पेप्सी।
हमजा बालकनी में प्लांट्स को सेट कर दो। वो तो माली सेट कर देगा ना। अरे वाह, मैं तुम्हारी प्रमोशन के लिए खुद को नए घर नए शहर में सेट करूं, तुमसे 4 गमले सेट नहीं हो रहे यार। भूल ये हुई है मुझसे थोड़ा सा कुछ क्या करो? सेट करो, खास चाय बना के तुम्हारा मूड। समझते हैं एक दूसरे को, इसीलिए बने हैं एक दूसरे के लिए। चाय अच्छी बना लेते हो। वैसे वीकेंड पे माली का काम भी कर लेता हूँ। From Nestle. तू मादरे मिल्लत है ए फातिमा जीना, तू मादरे मिल्लत है ए फातिमा जीना। रोज एक नई सुबह, नए चेहरों नए अंदाज के साथ। आपके मनपसंद सितारे होंगे हमारे साथ। ढेरों खुशियों के साथ करेंगे हल्ला गुल्ला मस्ती और मजाक। मेरी होगी आपसे एक बार फिर मुलाकात, आपके मेरे पीटीवी होम पर। उन्होंने मुझे छोड़ा जरूर है, लेकिन निगरानी मुझ पर बहुत सख्त कर रहा है। तुम्हें भी मोहतात रहना चाहिए। अरे ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर वो इतनी बेतकल्लफ क्यों हो रही थी? बदकिस्मती से हम लोग इस बुराई से लड़ भी रहे हैं और बुरे भी बन रहे हैं। जब आप सिस्टम के अगेंस्ट जाते हैं ना, तो दुनिया आपको कबूल नहीं करती। बट आई रियली डोंट केयर। तुम अच्छी तरह जानती हो मिसबा, मैं क्या कर सकता हूँ। बस मैं तुम्हें वार्न करना चाहता था। वेलकम बैक। ऐसे स्किन केयर करनी है आपने, ऐसे धूप से बचना है आपने। ग्लासेस लगाए रखनी है ऐसे, बल्कि मुझे लुकिंग कूल। एक तो मुझे कूल लगेंगे, मुझे कुछ और दिख दूसरा नहीं रहा, cool so I'm रहेंगे। just trying to नहीं, ये तो प्रॉप है ना सबीन। एनीवेज जी, आज हम बात करेंगे स्किन केयर रूटीन की। ओके फाइन, आपकी ग्लासेस ज़्यादा प्यारी लग रही थी, मैंने सोचा थोड़ा ज़्यादा दिखा दिया जाए। सो ये जो मौसम है गर्मा है, ख़ास तौर पे आज हम मानसून की बात करेंगे और इसमें कैसे अपने स्किन केयर रूटीन को फॉलो करना है। सनस्क्रीन, सन प्रोटेक्शन कितनी इंपॉर्टेंट है, आज ज़रा समझते भी हैं इसको कि जब हम बात करते हैं जी यूवी रेज वो आपको तंग करती हैं, वो ख़तरनाक होती हैं हमारे स्किन के लिए। सो क्या करती हैं वो, प्लस नॉर्थ टू साउथ स्किन केयर थोड़ी सी डिफरेंट होती है। हम अक्सर ये सोच रहे थे जी पहाड़ों पे जा रहे हैं वहाँ तो मौसम अच्छा होगा, वहाँ स्किन केयर की शायद रूटीन और मैं नहीं फॉलो कहूँगी करनी हर पड़ेगी। शख्स की स्किन केयर डिफरेंट होती है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप ये कहें कि अच्छा फलाने कोई चीज़ सूट कर रही है तो मुझे भी ये चीज़ सूट करेगी, फलाना ये चीज़ नहीं लगाता तो मुझे भी नहीं लगानी चाहिए। लेकिन सनस्क्रीन सबको सूट करती है। हाँ, सनस्क्रीन सनस्क्रीन सबको लेकिन कौन करती सी लगानी चाहिए, क्योंकि एक्ने प्रोन स्किन वाले हैं उनकी एक डिफरेंट स्किन टाइप है, ड्राई स्किन की एक डिफरेंट स्किन टाइप है, कॉम्बिनेशन डिफरेंट है, तो किस तरह से इंतखाब किया जाए सनस्क्रीन का वो ज़रूरी है। अच्छा शुएब, ये जो मॉनसून का मौसम अभी
हम एंटर हो गए मानसून में। चल रहा है, मानसून बारिशें start कम हो हो गई। रही है लेकिन मानसून मैं वही है। कह रही हूँ, पता ही नहीं चल रहा मानसून हो रहा है। बड़े इस बार वो एल नीनो हाँ। का इफेक्ट भी है ना सबीन, तो उसकी वजह से कहा ही जा रहा है कि बारिशें कम है। कम होंगी, सही। तो खैर मानसून में जो चिपचिपापन है स्किन पे, ये कितना इरिटेट कर रहा होता है, इससे कैसे, क्योंकि मॉइस्चराइजर लगाएंगे आप, सनस्क्रीन लगा रहे होते हैं अक्सर, तो थोड़ी देर बाद देखते हैं कि आप स्किन चिप करना शुरू हो जाती है, तो उससे भी बड़ी इरिटेशन भी होती है। और सेकेंडली जो एक्ने प्रोन स्किन वाले उनको एक्ने होना शुरू हो जाती है। थोड़ा आज इस हवाले से बात भी करेंगे। एक तो जी जो बेसिक चीज़ें हमें पता है, और ये जो आज हमारी डॉक्टर साहिबा ये प्रॉप्स लेकर आई हुई हैं। एक तो उन्होंने कहा कि ये ऐनक का इस्तेमाल करें, दूसरी चीज़ आपके पास है, मैं चाहूँगी वो दिखाएं। चीज़ें नहीं, ये तो साथ साथ हमारे पास ना कुछ मैसेजेस हैं। हैप्पी स्किन, हेल्दी स्किन, हैप्पी, या और मेरे पास सनस्क्रीन टू प्रोटेक्ट माय स्किन, दिस वन। और मैंने शोएब को कहा कि आप ये वाली जो कैप है, क्योंकि देखिए आप हैट का इस्तेमाल भी करें, तो जब मैंने कहा कि आप ये हैट अभी आप दिखा दें ऐसे करके, तो सेड नो मैं नहीं दिखाऊंगा ये, क्योंकि इसके ऊपर बो बनी हुई है और ये लड़कियों वाली है। तो आई वाज लाइक इट्स 2026, तो इससे क्या फर्क पड़ता है कि फर्क पड़ता है सबीन, फर्क पड़ता है। जो लड़कियों का हैट है वो लड़कियों नहीं पहनना है, तो फर्क पड़ता है। तो प्लीज मैं इस पे बहुत ज्यादा बात करता हूँ, ये कोई चक्कर नहीं, 2026 है तो आप कुछ भी कोई भी पहन ले, नो नॉट एट ऑल। मुझे पता था कि शोएब इससे ट्रिगर हो जाएंगे, तो मैंने उनको ट्रिगर किया इस बात से, बिकॉज सबको पता है कि हमारे सवाल से क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। तो एनी अपनी गेस्ट की जाने बातें जो ये सब कुछ लेकर आई है इतनी मेहनत करके, ताकि आप लोगों को और हमें समझा सके आप तक कि कैसे आपने अपनी स्किन को प्रोटेक्ट करना है। हमारे साथ मौजूद हैं जी डॉक्टर शाइना शाहिद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। खुद बनाए, बच्चों से बनवाए, क्या किया? ये बस बन गए मिलके जिस तरह, लेकिन इसका मकसद होना चाहिए पूरा ना, लेकिन मैसेज कन्वे होना चाहिए। डॉक्टर साहब कि आपकी अपनी स्किन के रूटीन भी चेंज होती है विद वेदर, जैसे अब मॉनसून है, गर्मी है, तो आपने खुद क्या चीज़ चेंज किया उसमें? बिल्कुल डेफिनेटली, पता है वेदर की कंडीशन से आपकी स्किन बहुत ज़्यादा मुतासर होती है, और उसमें नंबर 1 जैसे सबीन ने बताया कि आपको अपनी स्किन केयर भी चेंज करनी चाहिए। एक तो ओवर डू नहीं करना चाहिए स्किन केयर को। हम बहुत ले लेते हैं, लोग आके बड़ा प्राउडली बताते हैं कि हम तो अभी तक 9 स्टेप स्किन केयर रात को करके सोते हैं। 9 स्टेप्स? हाँ, और वो ये नहीं कि सिर्फ बड़े मतलब ख़वातीन हैं, बच्चियाँ भी आजकल बड़ा प्राउडली आके 12 साल की बच्ची बताती हैं कि मैं तो आजकल भी बड़ा मेरे ना ट्रेंड्स में फॉलो कर रही हूँ, और वो सोचेंगी डॉक्टर बड़ी मुझे अप्रिशिएट करेंगी। लेकिन थोड़ा सा ये भी मैसेज हम कन्वे करेंगे कि ओवर डू भी नहीं करना। वो जो हम मानसून की बात कर रहे हैं कि जब हमने लेयर्स में चीज़ें लगाई होती हैं, वो बेसिकली सनस्क्रीन कुछ नहीं कर रहा होता। वो जो नीचे हमने मॉइस्चराइज़र भी लगाया होता है, हमने नीचे विटामिन सी, हाइलुरोनिक एसिड की एक अलग से, फिर हमने बेस भी लगाई होती है, वो हमें चिप कर रहा होता है। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है समझना। कुछ लोग ये राय रखते हैं कि अगर मानसून है तो आप हाइलुरोनिक एसिड को या तो स्किप कर दें या कम कर दें, या बिल्कुल बस रात में लगाना तो लगा लें। इज इट ट्रू? बिल्कुल, ये आपने बड़ा, उनके हाइलुरोनिक एसिड ना मॉइस्चर को रिटेन करता है। जब आप मॉइस्चर को ज़्यादा रिटेन करेंगे तो जाहिर सी बात है मानसून में तो आपका वैसे ही मॉइस्चर बहुत है, तो वो आपके सारा एक ज़्यादा मतलब मैसी सा लुक हो जाएगा। तो हाइलुरोनिक एसिड अगर आप इस्तेमाल कर रहे थे अपनी 9 लेयर रूटीन में, तो बिल्कुल उसको तो लाजमी माइनस कर दें। आजकल तो वो कोलाजन के मास्क आए हुए हैं, वो बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहे होते हैं। जो आप बच्चियों की बात करें, वाकई हमारी टीनेजर्स बहुत ज़्यादा इंस्पायर होके वो ऐसे ही इस्तेमाल करी है। ऐसा ही है। अच्छा, कोलेजन मास्क जो है ना, बेसिकली वो कोलेजन स्किन में एब्जॉर्ब नहीं होता। कोलेजन आपकी एक लेयर सी बना देता है स्किन के ऊपर, जो एज मॉइस्चराइजर आप यूज कर सकते हैं। लेकिन वैसे कोलेजन जो है वो स्किन की जो हमारी लेयर्स हैं उसमें से पास नहीं कर सकता अंदर। तो वो आपने अपने इतना दिल को खुश किया, सिर्फ लगा के मास्क को अंदर नहीं जाएगा। नहीं, तो क्या जो कैप्सूल होते हैं वो खाने चाहिए? कैप्सूल्स बिल्कुल, वो भी खास एज ग्रुप में कोलेजन डिप्लीशन जब आपकी स्टार्ट होती है आफ्टर, मतलब कोलेजन डिप्लीशन तो समझे विद एजिंग हो रही है, लेकिन हर किसी के लिए नहीं है कि आप कोलेजन इतना महंगा पाउडर ले लें, या कोई आजकल सिरप्स भी चल रही हैं, बड़े फैंसी से एम्प्यूल्स आते हैं, वो पीते हैं और बड़ा उस पर प्राउड फीलिंग होती है हमें कि जी हमने बड़ा अपना खर्चा करके अच्छा कोलेजन लिया है। लेकिन किसके लिए रिक्वायर्ड है? एज की बात तो आपने की है, लेकिन क्या वाकई ये होता है कि भले आपकी एजिंग है लेकिन आपको शायद रिक्वायरमेंट ना हो? इज इट ट्रू? देखिए, विद एज कोलेजन आपका ना बॉडी से ख़त्म हो जाता है। अब उसके 2 तरीके, या तो आप इनटेक करें, दूसरा स्किन में जब आपको कोलेजन चाहिए तो बॉडी में कोलेजन वैसे भी मौजूद है। जैसे आप अगर कोई यखनी पी रहे हैं या इवन आपने एग्स लिए हैं, चिकन लिए, उसमें भी आपको कोलेजन मिल रहा है। कोलेजन इज अ सॉर्ट ऑफ प्रोटीन, तो वो आपको मिल रही है। आपकी स्किन में जो कोलेजन ख़त्म हो रही है उसके फिर डिफरेंट तरीके होते हैं इंडक्शन के। उसमें फिर हमारी 2-3 स्किन इंग्रेडिएंट्स हैं, जैसे आपने नाम लिया, मतलब हाइलुरोनिक एसिड, रेटिनॉल, ये स्किन में इंडक्शन करते हैं। फिर कुछ प्रोसीजर्स होते हैं जो कोलेजन बनाते हैं।
हमारी बॉडी में जितनी भी कोलेजन होगी, अगर हम वो तरीके नहीं अपनाते तो वो कोलेजन उसका बन भी नहीं सकता ना। ओके, बिल्कुल। कोलेजन ज़रा इंपॉर्टेंट है, आपकी स्किन ज़रा अच्छी लगती है, यूथफुल लगती है, हेल्दी लगती है। डॉक्टर साहब, आप सन स्क्रीन ज़रा बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इस पर हमें बहुत दफ़ा चूँकि बात कर रखी है। मॉनसून में भी सनस्क्रीन इतनी इंपॉर्टेंट है? अगर हम बारिश के मौसम में आज दिन भर अगर लगे कि इट्स क्लाउडी और बारिश होगी तो फिर भी सनस्क्रीन इंपॉर्टेंट है? जी, आप देखें कि ये चीज़ ना मेजॉरिटी लोगों को नहीं पता कि जो धूप जिससे हम बच रहे हैं ना वो बेसिकली UVB और UVA रेज हैं, और जो हमें नज़र आती है वो विजिबल लाइट होती है। तो विजिबल लाइट इज़ टोटली डिफरेंट, और UVA और UVB जो हमारी पिगमेंटेशन या एजिंग कर रही है वो टोटली डिफरेंट है, वो नज़र नहीं आती। तो अगर आपकी क्लाउड्स वगैरह भी हैं तो शायद विजिबल लाइट थोड़ी कम हो गई है, लेकिन UVA और UVB के जो स्पेक्ट्रम्स है ना वो आपकी स्किन में फिर भी जा रहे हैं। ओके, तो उसको भी आपने प्रिवेंट करना है। तो उसमें आपने, अगर आप कहते हैं तो मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देती हूँ कि SPF हम देखते हैं कि जी SPF 50, 30 वो UVB के लिए होता है। जो हमारी टैनिंग, जो पाकिस्तानी स्किन का मसला है कि टैनिंग होगी, पिगमेंटेशन, मेलाज़मा, वो UVA करता है। अब UVA का SPF से कोई लेना देना नहीं है। उसके लिए अगर आपने देखना है तो आपने दो चीज़ें देखनी है। एक आपने ब्रॉड स्पेक्ट्रम आपने देखना है कि वो ब्रॉड स्पेक्ट्रम सन ब्लॉक हो। दूसरा आपने एक PA लिखा होता है, बिल्कुल लिखा PA के सामने आपने देखना है कि कम से कम उसमें 3+ हो। अगर 3+ जो है ना वो पाकिस्तानी स्किन के लिए। अगर 1+ है इसका मतलब है, क्योंकि आप अगर फॉरेन कंट्रीज में चले जाए ना तो वो लोग तो टैनिंग को पसंद करते हैं, वो उनको फ्रेकल्स भी अच्छे लगते हैं, लेकिन हमारी और उनकी पिगमेंट भी नहीं पकड़ती ना, हमारी स्किन पिगमेंट वाली है, तो हमें PA+3 या 4 चाहिए। तो ये आपने लाजमन चीज़ देखनी है। उसमें SPF मैटर नहीं करता? SPF मैटर UVB के लिए करता है, जो एजिंग करता है, खुदा ना खास्ता कार्सिनोमा या कैंसर जिसे हम कहते हैं, वो UVB करता है। तो ये चीज़ समझना थोड़ा ज़रूरी है। अच्छा डॉक्टर साहब, स्किन टाइप के लिहाज से भी सनस्क्रीन या सन ब्लॉक ऑब्वियसली वो डिफरेंट होती है, वेरी कर रही होती है। अब जो ऑयली स्किन वाले हैं, मॉनसून के मौसम में कोई भी लेयर अगर लगाते हैं, मॉइस्चराइज़र लगाना भी ज़रूरी है, वो कहते हैं अच्छा सनस्क्रीन लगाना भी ज़रूरी है। अब 2-3 लेयर्स जब लग जाएंगी, एक्ने होगी या स्किन चिपचिप करेगी, एक डिस्कम्फर्ट तो थ्रू आउट रहेगा। क्या करें? ऑयली स्किन वाले किस तरह से अपनी लेयरिंग करें स्किन पे, और जो ड्राई स्किन वाले हैं वो किस तरह करें? अच्छा, वही बात है कि जो ऑयली स्किन वाले हैं उन्होंने लेयरिंग नहीं करनी। आपको पता है कि जब ऑयली स्किन होती है, जैसे आपने बताया कि एक्नी होती है, अब एक्नी की 3 वजूहात हैं जिनमें एक्सेसिव ऑयल है, डेड स्किन है और बैक्टीरिया है। जब आप उसको ज़्यादा लेयरिंग कर देंगे तो पोर्स क्लॉग हो जाएंगे। पोर्स जब क्लॉग होते हैं तो वो एक्नी कर देते हैं। तो ये सिंपल सा फॉर्मूला अगर हमें समझ आ जाए कि ऑयली स्किन वालों को उतना मॉइस्चराइज़र रिक्वायर्ड नहीं होता, लेकिन जो ड्राई स्किन वाले हैं वो पहले मॉइस्चराइज़र लगाएं, फिर वो ऊपर सन ब्लॉक लगाएं। और टाइप ऑफ सन ब्लॉक मैटर करता है। अगर किसी को समझें पिगमेंटेशन नहीं है तो वो जेल सन ब्लॉक या केमिकल सन ब्लॉक जिसे हम कहते हैं वो यूज़ कर लें। उसका फ़ायदा ये होता है कि वो स्किन में एब्जॉर्ब हो जाता है और वो आपको ना ड्राइनेस, मतलब ऑयली फीलिंग नहीं करेगा, बल्कि ऑयल को बल्कि वो कंट्रोल कर देता है। लेकिन अगर आपकी पिगमेंटेशन है तो आपको लाजमन 2-3 चीज़ें अपने सन ब्लॉक में देखनी है। उनमें से एक ये है कि आपने जिंक होना चाहिए, उसमें जिंक ऑक्साइड हो, टाइटेनियम डाइऑक्साइड हो, और अगर बेस्ट है कि आयरन ऑक्साइड भी हो। वो ये 2-3 चीज़ें ना आपकी पिगमेंटेशन तक आपका UVA को आने नहीं देंगे। जो जिंक ऑक्साइड, मैं UVA की बात कर रही हूँ, उसमें जिंक ऑक्साइड बहुत मैटर करता है। सो डॉक्टर साहब, बहुत से प्रोडक्ट्स में हम देखते हैं कि जिंक ऐड हुआ होता है, तो जो आप अभी बता रही हैं इट्स बिकॉज के आपकी स्किन को जनरली वो हेल्दी रखता है? जिंक जो है हमारी स्किन को हेल्दी भी रखता है। जैसे अक्सर बच्चों को रैश हो जाता है, डायपर रैश हो जाता है, तो उसमें भी हम जिंक देते हैं। तो अगर किसी का एक्सेस नहीं है, अक्सर गाँवों में भी लोग देखते हैं आपका प्रोग्राम, तो वो जिंक ऑक्साइड बना भी सकते हैं। जिंक ऑक्साइड ना 20% किसी भी अच्छी डिस्पेंसरी में जाके ना 20% जिंक ऑक्साइड पेस्ट, वो है सन ब्लॉक। जैसे खेतों में काम करने जाने तो सन ब्लॉक उस तरह लगा लें। इवन ये वाली आप एज अ क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं, 20% जिंक ऑक्साइड पेस्ट। ये सिंपल सा फॉर्मूला है। बस यही एक हो, इंस्टेड हम बहुत ज़्यादा फैंसी चीज़ों में जाएं कि आपने ये भी हो, ये भी हो, बहुत लंबी लिस्ट है, लेकिन बेसिक चाहिए। उनको बेसिक ही रिक्वायरमेंट होती है, बिकॉज़ अगर प्रायोरिटीज बेसिक होनी चाहिए, होनी वैसे यही चाहिए, लेकिन मेरे ख्याल में होना चाहिए। जब हम ज़्यादा चीज़ों को ओवरडू कर देते हैं फिर वो मसले शुरू हो जाते हैं। और ये कुछ सालों में हमने देखा है, स्पेशली पिछले 3-4 सालों में ना, कि वाकई ओवरडू शुरू हो गया है। हमने इसको यूँ समझा कि जी अवेयरनेस आ गई है, लोग ख्याल रख रहे हैं, लेकिन वो ख्याल रखने के चक्कर में ओवरडू कर लिया।
वो चाहे मेकअप के पर्सपेक्टिव से हो, वो चाहे स्किन केयर रूटीन के पर्सपेक्टिव से हो। हमने बड़े फैंसी टर्म्स यूज़ करना शुरू कर दी। AMPM रूटीन है, ये हमारी लेयरिंग रूटीन है, और हम इस तरह से ख्याल रखते हैं। अपने साथ बॉटल भी अच्छी बात है, हाइड्रेशन तो बहुत ज़रूरी चीज़ है, आपको करनी भी चाहिए। बट हर स्किन, जैसा सभी आपने भी कहा, डिफरेंट है, उसकी रिक्वायरमेंट डिफरेंट है। बट एट द सेम टाइम डॉक्टर साहब मैंने बात की मिनिमलिस्ट अप्रोच, जो आपकी रिक्वायरमेंट है। किसी की अच्छी स्किन देखकर, हेल्दी स्किन देखकर, प्लम्पी स्किन देखकर अगर आप उससे सवाल करेंगे तुम क्या करते हो, उसे आप करते हुए देख लें। ज़रूरी नहीं है कि आपने भी वही करना है, क्योंकि आपके लिए वो मुख्तलिफ आपके डिफरेंट है। और ऐसा भी नहीं है कि कोई कुछ भी नहीं कर रहा तो आपके अच्छा वो भी नहीं कर रहा, उसके मैं भी ना करूं। देखें, हर एक की विद एज एंड देन कुछ फेज होता है, उसके लिहाज से आपकी स्किन की रिक्वायरमेंट चेंज हो, जैसे डॉक्टर साहब ने भी बताया। Exactly. तो वो रिक्वायरमेंट चेंज होगी तो आपको उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपनी स्किन को, उसकी वो नीड पूरी करनी है। बिल्कुल, एज के अकॉर्डिंगली। कोई अगर स्किन कंडीशन है खुदा ना खास्ता, जैसे एक्नी हो गई है, एजिंग की तरफ आप जा रहे हैं, तो फिर आप आहिस्ता आहिस्ता करके 1-2 प्रोडक्ट्स को आप कर सकते हैं। ये भी बात नहीं कि हम बैज लगा लें कि जी हम तो कुछ भी नहीं यूज़ करते, इस तरह भी नहीं है। लेकिन ये कि ओवरडू भी नहीं करना, बस बैलेंस। जैसे इस्लाम में है ना कि म्याना रवि जो है वो हमारी हर चीज़ में होनी चाहिए। बिल्कुल ऐसा ख्याल रखना ज़रूरी है, और ख्याल कैसे रखना है उस पर हम ये सेगमेंट कर भी रहे हैं। इससे पहले कि हम एक छोटी सी ब्रेक पर जाएं, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि अगर आप भी कोई सवाल करना चाहते हैं स्किन केयर रूटीन को लेके, वो चाहे देही इलाकों से कोई सवाल है, वो पहाड़ी इलाकों से कोई सवाल है, या वो शहरी इलाकों से कोई सवाल है, तो डॉक्टर साहब इस विद अस। हम एक न्यूज़ ब्रेक की तरफ बढ़ने वाले हैं, और जब वापस आएंगे तो कुछ सवाल आपके हैं और कुछ सवाल हमारे। आपने व्हाट्सएप करने अपने सवाल, वो सवाल हम डॉक्टर साहब के सामने रखेंगे। और इससे पहले जो बात सनस्क्रीन की या सन ब्लॉक की हो रही थी, उसमें जो उन्होंने बड़ा क्लैरिटी से बताया कि PA और 3+ मिनिमम होना चाहिए, एंड वो SPF की बात हुई, और UV रेज A और B की बात हुई। तो एक ऐसा सन ब्लॉक या सनस्क्रीन जो कि दैट फिट्स ऑल जनरली पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए, वो भी हम उनसे पूछ लेंगे। अभी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, रहिए हमारे साथ। ये है राइजिंग पाकिस्तान। दुरुस्त, हर वक्त, बार वक्त। मेरे पे इतनी लंबी लंबी चीज़ें लगा लगा के ना सो जाया करती थी, और सुबह एक्नी से मुंह भरा होता था। तो ये बड़ा पुराना मसला है, इसको कॉस्मेटोरेक्सिया कहते हैं। अभी BBC की रिसर्च इसके ऊपर हुई है कि जो अब क्योंकि इन्फ्लुएंसर्स का ज़माना आ गया है और हर के पास मोबाइल है, तो वो बच्चियाँ 9 साल से ये स्टार्ट होती हैं, और अराउंड वो 13 ईयर्स की बच्चियाँ वो क्या करती हैं कि वो रेटिनॉल भी लगाएंगी, हाइलुरोनिक एसिड भी लगाएंगी, और बड़ा प्राउडली बताएंगी, या उनकी मदर्स कर देंगी, क्योंकि मदर्स को भी अवेयरनेस नहीं है कि बच्चों को ये चीज़ें नहीं लगानी। वो बच्चों को, जी अभी आज मेरी बेटी ये मास्क लगा रही है, और मैंने काफ़ी वीडियोस पे मैंने इस पर रिसर्च की, तो देखा इतने ज़्यादा हैं जो हैंडल्स हैं इसके इंस्टाग्राम के, जिसमें बच्चियाँ प्रॉपर सिखा रही हैं, और उनकी मदर साथ साथ बता रही है कि ये भी लगाओ मुंह पे, अब ये भी लगाओ, बताओ लोगों को ये लगाना चाहिए। अच्छा, दोनों चीज़ें हो रही हैं। एक कि मदर्स बता रही हैं क्योंकि घर में रूटीन ऐसी है, और दूसरा अगर वो बच्चा या बच्ची एक्सपोज्ड है सोशल मीडिया पर, वो देख रहा है या देख रही है कि अच्छा क्या, छुप के भी कर रही हैं, तो वो छुप के कर रही हैं, और बड़ा उसके बाद बता देती हैं हमारी अपनी रूटीन है, हमारे अपने हैक्स हैं। मैं तो हैरान हूं, पैसे कहाँ से आते हैं हमारे पास? नहीं, वो घर के प्रोडक्ट्स जो मौजूद होते हैं बड़ों के, वो सब में वो भी यूज कर लेते हैं। अच्छा कि दिस इज रेटिनॉल, यस, वो रेटिनॉल मिक्स कर कुछ लगा लेंगे। एक टीनेजर को रेटिनॉल की क्या जरूरत होगी? यस, बिल्कुल। अच्छा, अगर बिल्कुल वही बात है, टीनेजर वो 9 साल की बच्ची लगा लेती है, 9 साल की, प्लस ये कि बैरियर, इसमें मसला ये होता है कि फौरन कुछ नहीं होगा। अब उसमें होता है कि आपका आहिस्ता आहिस्ता बैरियर खत्म हो जाएगा। बैरियर हम कहते हैं कि स्किन के ऊपर एक लेयर होती है प्रोटेक्टिव, जो बच्चों की स्किन के ऊपर होती है मेजॉरिटी। जब आप ऐसी चीज़ें लगाते हैं तो वो स्किन ऊपर से उतर जाती है, फिर अंदर कोई भी बैक्टीरिया, एक्नी और प्रीमेच्योर एजिंग हो सकती है। अब वो बच्चे ना जल्दी बूढ़े लगने लग जाएंगे। अच्छा, उम्र से बड़े हुए, उम्र से बड़े लगने लग। देखिए वैसे भी देखते हैं ना सबीन, जब हम बहुत ज़्यादा किसी को अगर मेकअप इस्तेमाल करते देखें, जो कि प्रॉपर्ली अगर आपने प्राइमर का इस्तेमाल नहीं किया, स्किन प्रेप नहीं किया है, सही आपने उसको मेकअप रिमूव नहीं किया, जो अगर ज़्यादा मेकअप इस्तेमाल करते हैं, लड़के हों या लड़कियाँ हों, स्किन एजिंग की तरफ तेजी के साथ बढ़ती है, और जो कम मेकअप इस्तेमाल करते हैं उनकी स्किन बड़ी केमिकल्स तो होते हैं ना, रहती है। बिल्कुल आपकी स्किन को तो
अफेक्ट कर रहे होते हैं किसी ना किसी तरह, बट क्या करें, हम मजबूर हैं हम करना पड़ रहा होता है बस ये आप डेली बेसिस पे। अच्छा, मेकअप में भी ना आप थोड़ा सिलेक्टिव हो जाए कि सेंसिटिव स्किन वाला यूज़ करें, क्योंकि Okay. फोटोटॉक्सिक रिएक्शन एक होता है जिससे हम कहते हैं कि जब आप मेकअप लगा के धूप में जाते हैं ना, तो वो आपकी जो केमिकल्स होते हैं मेकअप में वो आपकी पिगमेंटेशन करते हैं, उसको भी एक बीमारी है, ऊक्रोनोसिस कहते हैं या फोटोटॉक्सिक रिएक्शन। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपने जब मेकअप किया है तो उसके ऊपर या तो सन ब्लॉक लगा लें और एट द एंड सन ब्लॉक लगाएं ताकि उसके ऊपर सारा कवर एक हो जाए। मेकअप के बाद? मेकअप के बाद डॉक्टर साहब, बस मेकअप के बाद तो वो तो मेकअप ही सारा उतर जाएगा। हाँ, लेकिन जो होता है आइडियली तो ये, अगर आप ऐसा नहीं लगा सकते तो आप पहली लेयर पे सन ब्लॉक की लगा लें ताकि आपकी स्किन के ऊपर टच कर रहा हो, और उसमें जिंक ऑक्साइड लाजमन हो ताकि एक लेयर बनी रहे। चले हम तो अभी ब्रेक में अपनी स्किन केयर, क्योंकि मेरी श्वेप की तो यहाँ पे होती है क्योंकि हमने मेकअप करना होता है, तो हम जरा अपने मेकअप ही डॉक्टर साहिबा से एक दफ़ा रिव्यू करा के पास कराएंगे या फेल कराएंगे। तो ब्रेक में हम एक्टिविटी ये करने वाले हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, क्या इस सीज़न में जो स्किन प्रोसीजर्स होते हैं वो आप करवा सकते हैं? क्योंकि अक्सर होता है ना कि नहीं ना करवाएं क्योंकि मॉनसून है, नमी बहुत ज़्यादा है तो आपका ज़ख्म हील नहीं होगा, स्पेशली माइक्रो नीडलिंग के पर्सपेक्टिव से अगर ज़ख्म तो है ना बहरहाल, ज़ख्म तो है, तो क्या ना करवाएं, अवॉइड करें फिलहाल? अच्छा, ये डिपेंड करता है आपकी रूटीन कैसी है। अगर तो आपकी रूटीन ऐसी कि सन एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है, आप गर्मी में चूल्हे के सामने काम ख़वातीन करती हैं या आदमी कोई ज़्यादा बाहर आउटडोर एक्टिविटीज़ ज़्यादा हैं, तो फिर कोशिश करें वीकेंड पे करा सकते हैं। जैसे अगर आप फ्राइडे पे करा रही हैं तो 2 डेज़ आपको ऑफ है आप घर में, लेकिन जो ख़वातीन घरेलू उनके तो कभी ऑफ ही नहीं होता ना, उन तो चूल्हे का काम चलता है, तो फिर बेशक आप अवॉइड कर लें। जैसे नहीं, वो भी फ्राइडे को करवा लें और फिर हस्बैंड से कहें कि आपने 2 दिन काम करना है। अगर हस्बैंड इतने कोऑपरेटिव है तो, या कोई हाउस हेल्प है तो ज़रूर कराएं बिल्कुल। माइक्रो नीडलिंग फिर इतनी डीप ना कराएं। 2-3 चीज़ों का ख्याल कर लें कि बहुत ज़्यादा जो डीप होता है ना उसमें ये होता है कि फिर आपकी वही कोलेजन इंडक्शन के लिए हम कर रहे हैं, तो जब बहुत ज़्यादा यूवी या हीट या इंफ्रारेड रेज, हम जो कुकिंग के दौरान इंफ्रारेड रेज होती हैं उससे वो ब्रेकअप हो सकता है। अच्छा। हाँ, कोलेजन ना टूट सकता है जो हमने इंड्यूस करना है, तो उसका फिर फायदा नहीं होगा। अच्छा, लेकिन अगर यूज ना सन के वो धूप की, आप धूप में ना जाएं या आप चूल्हे के आगे ना जाएं, आप केयर कर सकते हैं, तो फिर अगर डीप करवाएं तो वो फायदेमंद है। हाँ, फायदेमंद 2 mm तक ना हम कहते हैं कि जो है वो वहाँ पर कोलेजन बनता है जब हम 2 mm की डेप्थ पे जाते हैं। So 2 mm से ऊपर ना जाएं। ऊपर नहीं, और प्लस घर में खुद ना करें। I was about to ask कि आजकल बड़ा वो ट्रेंड भी है ना, जो डर्मा पेन रखा हुआ है, मैंने डर्मा रोलर रखा हुआ है, मैं तो खुद ही डर्मा रोलर फेर लेता हूँ। अच्छा, मैं देख रही थी प्रॉपर वीडियोस हैं कि आप, हमारे पास ये बॉक्स आ गया है, वो PR बॉक्स होता है ऑब्वियसली, तो इन्फ्लुएंसर्स बताते हैं ये आ गया है, आपने क्या करना है कि ये वाला सीरम लेना है, प्रॉपर तरीके बता रहे हैं और लोग बड़े कमेंट कर रहे हैं कि थैंक यू सो मच, और ये वो हम करवा के थक गए हैं, ब्ला ब्ला ब्ला, और वो वाकई प्रोसीजर बता रहे हैं, पूरी स्किन रेड हुई हुई है। हालांकि माइक्रो नीडलिंग के बाद भी हम नहीं देखते कि वो हाल होता है, ये जो डर्मा रोलर घर में आप डर्मा रोलर, एक तो ये कि उनकी डेप्थ आपको, प्लस ये कि जिस जो डर्मा रोलर कर रहा है उसको डर्मिस, एपिडर्मिस, कोलेजन किस लेवल पे पड़ा है उसका नहीं पता, तो वो किसी ऐसी जगह पे से अंडर आई जो है वो हमने डिफरेंट डेप्थ रखनी है, चीक्स पे डिफरेंट डेप्थ रखनी है, और उसमें चले डर्मा पेन में तो आप चेंज कर सकते हैं। अगर आपने बहुत ज़्यादा, कई लोग हैं, अब मैं ये नहीं कहती कुछ भी ना करें घर में, फिर आप ट्यूटोरियल्स प्रॉपर लर्न करें। वैसे तो ये डॉक्टर्स कम्युनिटी मेरे एंगेज हो जाएगी क्योंकि मुझे पता है कि लोगों ने करने से हटना नहीं है ना, तो बेहतर है तो ज़रा समझ के कर लें कि जी आपकी चीक्स के ऊपर जो है वो डिफरेंट डेप्थ होगी, आइज़ के अंडर डिफरेंट, यहाँ बहुत करती हैं ख़वातीन, पूरा एक चीरा सा लेके आ जाती हैं, फिर कहती हैं अब इस पर स्टिच लगा दो, तो इतना बहुत ज़्यादा है। हमारे पास तो आजकल इतने चैलेंजेस आ रही हैं ना इस किस्म के, प्लस ये कि हाथों पे कर लेंगी कट लगवा के, तो आप देखिए पता नहीं है ना कि हमने किस स्ट्रोक में जाना है, हमने कौन सा एरिया डीप करना है, कौन सा लाइट करना है, और कितना हमने जोर प्रेशर रखना है, तो हम लोगों को तो ट्रेनिंग भी नहीं पता। बिल्कुल, आप देखिए इवन जो हम लोग जब ट्रेनिंग कर रहे होते हैं तब भी हमें नहीं पता चलता, हमें एक्सपीरियंस से पता चलता है कि हमने हर पेशेंट को, और हर पेशेंट डिफरेंट है, और उसकी स्किन टाइप डिफरेंट है, किसी की थिक स्किन हो सकती है। एग्जैक्टली, क्योंकि अभी अगर जैसे हम फर्ज करें मेरा 15 साल का है, अगर किसी का 5 साल का एक्सपीरियंस है उसका डिफरेंट होगा, तो आपका तो एक दिन का भी एक्सपीरियंस नहीं और आपने फेस पे शुरू कर दी ऐसी चीज़, तो इन्वेसिव चीज़ों पे ना करें, आप स्किन केयर अपनी वैसे कर लें, इन्वेसिव में ना जाएं। अब सर में भी लोग शुरू कर देते हैं ना, हम डर्मा रोलर कर रहे हैं तो वो हेयर फॉलिकल ख़त्म हो सकता है उससे, ये बड़ा ज़रूरी है। अगर एक गलत स्ट्रोक आपका इसलिए किया था कि बाल वापस आएंगे लेकिन जो थे वो भी चले गए, बिल्कुल, और फिर आप डॉक्टर के पास पहुंचना जी हुन करो कुछ,
पहले आपने काम ख़राब किया होता है। डॉक्टर साहब, आप चूँकि बहुत से लोग पहाड़ों की तरफ जा रहे होते हैं और स्पेशली इस सीज़न में छुट्टियाँ भी हैं, बच्चे भी जा रहे होते हैं और वो ये सोचते हैं कि अच्छा पहाड़ों पर गए, मौसम भी अच्छा होगा, कोई मसला नहीं है, स्किन केयर रूटीन उस तरह से फॉलो भी नहीं कर रहे होते, सन ब्लॉक का इस्तेमाल अगर फेस पे कर भी लिया है और हाफ स्लीव्स या स्लीवलेस शर्ट पहनी हुई है तो बाजू पे नहीं लगा रहे होते, जब वापस आते हैं तो पूरा बाजू ऐसे काला। मेरी बेटी ने चूँकि मिरन जानी समिट करने गई हुई थी तो वो जब वापस आई तो उसके यहाँ से लेके यहाँ तक बाजू का बिल्कुल एक 5-6 टाइम टोन डिफरेंट और है। फेस ठीक था उसका? फेस ठीक है, बिकॉज एक तो हैट पहना हुआ था उसने, सनस्क्रीन लगाई हुई थी, बाजू पे नहीं लगाई हुई थी। वो देखिए वो आपको पता चल गया ना, यही मेन 2 रीजंस है कि एक तो सन ब्लॉक और कवर। अगर आप सन ब्लॉक लगा के ऊपर स्लीव्स आजकल बड़े अच्छे डिफरेंट वेबसाइट से मिल जाते हैं, आप ऑनलाइन ऑर्डर कर लें, वो आप स्लीव्स ना पहन के अगर आपके हाफ स्लीव्स हैं उसको आप कवर रखें और वाइट कलर का हो। वाइट कलर से ये होता है कि वो रिफ्लेक्ट हो जाती है लाइट और वो आपकी एब्जॉर्ब नहीं होगी स्किन में, तो फिर टैनिंग नहीं होगी इंशाल्लाह। लेकिन साथ आपने सन ब्लॉक भी लगाया। लेकिन अब जो हो जाए तो क्या करें? क्योंकि मैंने देखा है अक्सर लीमू लगा रहे होते हैं लोग ना, कि लेमन लगा लिया, बहुत कुछ करते हैं, ऊपर कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस भी करा लेते हैं ना, टैनिंग तो हुई साथ और भी डर्मेटाइटिस भी हो गया। तो लीमू तो बिल्कुल ना लगाए, पहले ही आपका स्किन का समझिए जब आपका टैनिंग है ना तो आपकी स्किन की वो लेयर भी डिस्टर्ब, बैरियर ब्रेक हुआ है। हाँ, तो आपने 2 काम करने हैं, एक तो आपने बैरियर रिस्टोर करना है, दूसरा आपने पिगमेंटेशन को कम करना है। तो बैरियर हम कैसे रिस्टोर कर सकते हैं कि आपने कुछ सेरामाइड बेस, इवन हाइलुरोनिक एसिड बहुत अच्छा रोल प्ले करती है इसमें, शिया बटर, ओट मील जिसमें हो ना ओट मील पाउडर्स जैसे होते हैं उनका हम जैसे हम लोग तो फॉर्मुलेट करके दे देते हैं। साथ आपने पिगमेंटेशन के लिए एज के अकॉर्डिंगली देना है। अगर तो बच्चा छोटा है, अगर आपकी बेटी छोटी है अभी, तो उसको आपने बहुत ज़्यादा टैनिंग वाली चीज़ें नहीं देनी, क्योंकि आप ज़्यादा से ज़्यादा विटामिन सी दे सकते हैं, लेकिन वो भी मैं बच्चों में कहती हूँ ना करें। आप जब एक दफ़ा बैरियर रिस्टोर करेंगे, सन ब्लॉक लगाएंगे, तो वो स्किन वापस ठीक हो जाएगी, ऑटोमेटिकली आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाएगी। और वैसे हमने देखा है कि जो टैनिंग हो जाती है वो खुद ही कुछ दिन के अंदर आहिस्ता आहिस्ता ठीक होती है, अगर आप ख्याल कर लें ना। अगर आप बाद में कुछ ख्याल कर लें, लीमू ना लगाएं। अच्छा, जो बहुत ज़्यादा लोग जो हाइकिंग के शौकीन होते हैं या ट्रैकिंग की तरफ जाते हैं, तो हमने अक्सर देखा है कि इतना ज़्यादा उनको सनबर्न होता है कि उनकी स्किन उतरना शुरू हो जाती है। इट्स अ गुड थिंग। मैं इस वजह से पूछ रही हूँ क्योंकि अक्सर वो होता है ना, जिस तरह मैं जब एक दफ़ा गई थी K2 में वापस आई थी, तो मैंने भी वही किया था कि मैंने सन ब्लॉक जो है वो फेस पे लगाया था, तो मेरे फेस पे कुछ भी नहीं हुआ था, लेकिन मेरे जो यहाँ से यहाँ तक जो एक्सपोजर था तो मेरे जो हाथ थे ना वो इतनी स्किन फ्लेकी हो गई थी कि वो स्किन उतरी थी सांप की तरह उतरती जैसे ना। हाँ, तो वो स्किन उतरी थी। उसके बाद जो नई लेयर आई थी वो बहुत अच्छी आई थी। मैं थोड़ी सी खुश भी हुई कि चलो मेरी अच्छी सी लेयर जो है वो आ गई है। वो आपने कोई ख्याल किया होगा, मॉइस्चराइज किया होगा? कुछ भी नहीं किया था। छोटी बहुत थी उस वक्त ये। अच्छा, इतनी भी नहीं थी, लेकिन कुछ खास। चलिए, अच्छा, आप माशाल्लाह लकी वन से जो आपको कुछ नहीं हुआ। कभी कभार टैनिंग रह भी जाती है। अच्छा, हाँ, अगर आप टैनिंग आपकी रह गई है ना और आप 15 ईयर्स से ऊपर है, तो मैं उसका भी बता देती हूँ कि अक्सर लोग ये कहेंगे कि नहीं जी हमारी इतनी सबीन वाली नहीं स्किन वापस आती। डॉक्टर साहब, मेरी बड़ी खराब स्किन है, छोड़ें बस। आपको तो अच्छे से पता है डॉक्टर। No, but it's very very challenging. अच्छा, क्योंकि हमारा ये होता है कि टैनिंग हमारी एक नेचुरल प्रोसेस है। जो होते हैं ना फॉरनर्स होते हैं, वो एरिथीमा उसको हम कहते हैं, रेडनेस या बर्निंग होती है। हमारी टैनिंग होगी। अब उसमें करना ये है कि मैं आपको एक फॉर्मूला बता देती हूँ, वो आप बनवा भी सकते हैं या आप ले भी सकते हैं, जिसके अंदर 2-3 चीज़ें हो। एक तो ग्लूटाथायोन जो है ना, जिसको वैसे मैं नहीं कहती कि आप IV लगाएं, लेकिन वो एक अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है, वो आपकी स्किन को रिजुविनेट करेगा। उसके कॉम्बिनेशन में ग्लूटाथायोन विटामिन सी की एब्सेंस में काम नहीं करता, तो विटामिन सी आपको चाहिए होगा। दूसरा एक जापानीज फार्मूला है, कॉजिक एसिड और ग्लाइकोलिक एसिड 2%। ये 3 या 4 चीजें हैं, अगर आपके उसमें होंगी तो वो टैनिंग को ना आपकी ठीक कर देंगी। ये आप कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन इंजेक्ट करवानी पड़ेगी? नहीं, इंजेक्ट नहीं, आपने ऐसे क्रीम बेस लगानी है वो। बिल्कुल, ग्लूटाथायोन भी होगा, कॉजिक एसिड भी होगा, विटामिन सी और ग्लाइकोलिक की बहुत कम परसेंटेजेस बहुत मैटर करती हैं। यही ग्लाइकोलिक एसिड अगर आप 5 से ऊपर जाएंगे तो वो आपकी स्किन को समझे पील कर देगी। तो 2% इज फाइन। ओके, तो ये बड़ा जरूरी है जी, आप जो भी प्रोडक्ट इस्तेमाल करें आपको मालूम हो कि उसमें क्या है, कितनी परसेंटेज में, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आप किस इलाके में रहते हैं, आपकी रूटीन क्या है, उस पर डिपेंडेंट होते हैं वो प्रोडक्ट। खुद से डिसाइड ना किया करें, डॉक्टर ना बने, देख कर डिसाइड ना किया करें। खुद ही सिर्फ डर्मापेन, डर्मारोलर्स का इस्तेमाल अगर करना है, मतलब करना ही है आपने, तो कोशिश ये करें कि उसका सेफ प्रोसीजर इसका लें, यानी मिनिमल उसकी इन्वेजन होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा डीप आप ना जाएं और आप कुछ सेंसिटिव एरियाज में ना जाएं। वो भी किसी डॉक्टर से ज़रा एक सेशन तो ले ही लें कि अच्छा मुझे करना है तो बता दें, गाइड कर दें। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच, साथ मौजूद थे आप, इट्स सो ग्रेट टू हैव यू।
तो ये जनाब ये है जी हेल्दी स्किन है हैप्पी मी। तो आपकी स्किन जो कि सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन है आपकी बॉडी का, उसको आपने रखना है हेल्दी। अगर आप उसे हेल्दी रखेंगे तो वाकई आप खुश होंगे, आप अच्छा महसूस करेंगे। जब अच्छा महसूस करेंगे तो आप अच्छा परफॉर्म करेंगे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब हम बढ़ेंगे एक ब्रेक की तरफ, ब्रेक से वापस आएंगे, रहिए हमारे साथ। ये है राइजिंग पाकिस्तान। अंकल एक कुरकुरे। कुरकुरे ही क्यों? सीन कुछ ऐसा है कि कुरकुरे का कॉर्न से बना क्रंची कड़ाका मिर्ची मसाला मेरी टेस्ट बड्स को पीक मेन कैरेक्टर एनर्जी देता है। कुरकुरे का सिग्नेचर गोल्ड फ्लेवर सर्विंग ओनली विंस, और मैं अपने कड़ाका एरा में क्रेजी। ऐਵੇਂ तो नहीं ना फिर। क्रेजी फॉर कुरकुरे। 1 साल का होते ही इसकी शरारतें और भी बढ़ती जा रही हैं। लेकिन इस सब में इसकी हिफाजत और सही ग्रोथ मेरे लिए सबसे ज्यादा अहम है। नेस्ले रिसर्च सेंटर स्विट्जरलैंड ने 1 से 3 साल के बच्चों के लिए स्पेशली डिजाइन किया नेस्ले नीडो 1+, जिसमें मौजूद इजाफी न्यूट्रिएंट जो बच्चों की इम्यूनिटी, पेट के डिफेंसेस, बोन्स और मसल्स की डेवलपमेंट को सपोर्ट करे। इसीलिए तुम्हारे हर बढ़ते कदम पर नीडो और मेरा प्यार हर पल साथ फ्रॉम नेस्ले। हेलो। फिल्म ना 2 मिनट में शुरू होने वाली है। तुम इस पे आए हो? इस पे नहीं, इस पे आया हूँ। हमने कहा रुक ही जाते हैं। बहुत अच्छा किया। भाभी, अब आपके हाथ की खास चाय मिल जाए तो मजा आ जाए। क्यों नहीं, अभी लाते। थैंक यू। महीने का आखिर चल रहा है, मैनेज हो जाएगा। क्यों नहीं, मेरी खास चाय के लिए सिर्फ एवरीडे, हर बार। समझते हैं एक दूसरे को, इसीलिए बने हैं एक दूसरे के लिए। फ्रॉम नेस्ले। पाकिस्तानी खाने ज़बान पे लगे तो छूटते नहीं हैं, और अगर कपड़ों पे लगे तो वो कोरमे को आउट ऑफ साइट कर देगा। कढ़ाई से भी फाइट कर लेगा। कौन? ब्राइट, क्योंकि नए ब्राइट का बेस्ट एवर फॉर्मूला गहराई से दाग निकाले। आपके रेस्टोरेंट का मेन्यू आपकी यूनिफॉर्म में भी नजर आता है। इसीलिए तो ये काम ब्राइट और आपको दिया जाता है। अहमद बेटा चलो उठ जाओ। मम्मा, हाँ पेट में बहुत दर्द है। कैविटी है क्या? मैं स्कूल कैसे जाऊंगा? आज फिर स्कूल छोड़ो। ओके मम्मा। तुम ना एक्टिंग स्कूल जाओ, अच्छी कर लेते हो ड्रामेबाज। हर माँ जानती है कि कोलगेट मैक्सिमम कैविटी प्रोटेक्शन का फ्लोराइड और कैल्शियम बूस्ट दे पूरे 24 घंटे तक कैविटी से हिफाजत। 24 घंटे तो कैविटीज का कोई चांस ही नहीं। कोलगेट मैक्सिमम कैविटी प्रोटेक्शन। मैं रहूं स्ट्रॉन्ग, विटामिन सी, B6, D3 और जरूरी कैल्शियम के साथ। CAC 1000+। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। तमाम दवाएं बच्चों की पहुंच से दूर रखें। तबीयत ज्यादा खराब हो तो डॉक्टर से रुजू करें। दवा के इस्तेमाल से मुज़िर असरात की सूरत में इत्तला मुताल्लिका कंपनी और ड्राग को दें। हमजा, बालकनी में प्लांट्स को सेट कर दो। वो तो माली सेट कर देगा ना। अरे वाह, मैं तुम्हारी प्रमोशन के लिए खुद को नए घर, नए शहर में सेट करूं, तुमसे 4 गमले सेट नहीं हो रहे यार। भूल ये हुई है मुझसे, थोड़ा सा कुछ क्या करो? सेट करो, खास चाय बना के तुम्हारा मूड। समझते हैं एक दूसरे को, इसीलिए बने हैं एक दूसरे के लिए। चाय अच्छी बना लेते हो। वैसे वीकेंड पे माली का काम भी कर लेता हूँ। फ्रॉम नेस्ले। ले CAC 1000+, जो दे तुम्हें कैल्शियम फॉर स्ट्रॉन्गर बोन्स। क्योंकि पाकिस्तान में औरतों में अक्सर कैल्शियम की कमी पाई जाती है, जो खानों से पूरी नहीं होती। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। तमाम दवाएं बच्चों की पहुंच से दूर रखें। तबीयत ज्यादा खराब हो तो डॉक्टर से रुजू करें। दवा के इस्तेमाल से मुज़िर असरात की सूरत में इत्तला मुताल्लिका कंपनी और ड्राग को दें। जरा गौर से देखो इसे, घंटे का मिनट, दिन का घंटा और हफ्ते का दिन। कोकाफ में एक शहजादा रहा करता था। मैं तुम्हें उसकी और बहुत सी बातें बताता हूँ। तुम्हारे पास वक्त नहीं है।
मैं तुम्हें ढूंढने के लिए आ रहा हूँ। जो थी अनकही, जो थी अनसुनी, जिंदगी फिर भी रवा, सितारों का जहां, ये तन्हाइयां, ये परछाइयां, यादों का है समा, सितारों का जहां, सितारों का जहां। वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। और हमसे गिले होते हैं बहुत सारे कि हम इतने पैगामात भिजवाते हैं लेकिन आप प्रोग्राम में शामिल नहीं करते क्योंकि वक्त की बड़ी कमी होती है। पैगामात हम तक पहुंच जाते हैं, हम उनको पढ़ते भी हैं, लेकिन मसला ये होता है कि जब भी हम प्लान कर रहे होते हैं ना कुछ हो जाता है और वक्त नहीं बचता और हम शामिल नहीं कर पा रहे होते। तो आज स्पेशली वक्त आपके लिए निकाला। आज हमने पूरा सेगमेंट रखा कि हमने किस तरीके से आपको आपके मैसेजेस को प्रोग्राम में ऐड करना है। शुएब आप मेरा ख्याल है पहले बिल्कुल ठीक है जी। बिलाल हैं हाफिजाबाद से, वो कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम, आपने कहा कि फातिमा जिन्ना की कोई ऐसी बात आप हमसे शेयर करें, तो वो उन्होंने बात शेयर की है। पाकिस्तान बनने में कायद आज़म के साथ मादर मिल्लत फातिमा जिन्ना का बहुत अहम किरदार था। जहाँ पर फातिमा जिन्ना ने पाकिस्तान बनने में अपना रोल अदा किया, वहाँ पर ही ख़वातीन की एम्पावरमेंट का बहुत सा काम किया। मादर मिल्लत फातिमा जिन्ना ख़वातीन के लिए एक रोल मॉडल थी। वाओ, दैट्स नाइस, वेरी राइट जी। सबा है कराची से, मैसेज है उनका सबीन के लिए। अस्सलाम वालेकुम सबीन, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक हूँ जी। मुझे आपका शो बहुत पसंद है, मुझे भी। आप हमेशा रियलिस्टिक बातें करती हैं। दैट्स वेरी ट्रू। वो बातें जो हमारी बातें होती हैं, आपके जरिए वो बातें सब तक पहुंच जाती हैं। शुक्रिया सबीन आपी। आप लोगों का शुक्रिया कि आप लोग फीडबैक देते हैं और सबसे बड़ी बात ये कि पसंद करते हैं, ये भी ज़रूरी है और कुछ सीरियस लेते हैं बिकॉज हम नाचीज़ हम यहाँ पे बैठे होते हैं और हमारी कोशिश होती है कि हम कोई ना कोई अच्छी बात कर दें जो कि हमें लगता है हमने कहीं से सीखी होती है, वो आप लोगों तक पहुंचे। और तो उस अगर दौर आपको में अच्छी लगती है उस तो दौर में अच्छी बातें करना या उस दौर में ऐसा कंटेंट लेकर आना, मैं ये नहीं कि कोई तारीफ करना शुरू कर दी है, मैं इस पर इसलिए बात हो रही है, एक प्रेशर हम पे होता है कि जी आप ऐसा कंटेंट क्यों नहीं करते जो वायरल हो, आप उसको क्यों नहीं बुलाते, आप ऐसे सवाल क्यों नहीं करते। सीधी सी बात है, हमारे ऊपर जिम्मेदारी ज्यादा है। एज अ स्टेट चैनल, विल बी वेरी ऑनेस्ट, एज अ स्टेट चैनल हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। हमें बहुत मुहतात अंदाज में हर चीज़ को आप तक पहुंचाना होता है क्योंकि उसकी क्रेडिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। हम किसी रेस में नहीं होते कि सबसे पहले हमें खबर ब्रेक करनी है और एक सनसनी फैलानी है। ठीक है, नो सनसनी जिन चैनल्स की रिक्वायरमेंट है, वेल एंड गुड। शायद हम भी जब वहाँ पे थे हम भी करते थे, मॉडल है ये। लेकिन जब भी किसी चैनल के साथ हम मुंसलिक होती है वो बाहर नजर आती है। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन वो प्रेशर के पर्सपेक्टिव से बात कर रही हूँ। कहीं ना कहीं होता है, लेकिन यहाँ पर हमारे ऊपर ऐसा कोई प्रेशर नहीं होता। प्रेशर सिर्फ एक होता है कि क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। बेशक आप 5 मिनट लेट हो जाएं, 10 मिनट लेट हो जाएं, इट्स परफेक्टली फाइन, लेकिन आपको वो खबर सही तरीके से एक बेहतर अंदाज में सनसनी फैलाए बगैर लोगों तक पहुंचानी होती है। आपके कुछ मैसेजेस भी है ना? मेरे पास जो मैसेजेस हैं, एक तो मैं मैसेज पढ़ लूंगी, दूसरा आप पढ़ेंगे। मुझे यकीन था ये मैसेज तो इसीलिए मुझे दे दिया इन्होंने मैसेज के ये मुझे देगी और मैं इसको यार ये पढ़ेगी तो फिर मजाक उड़ेगा, है ना? पढ़ो ना प्लीज, ट्राई तो करो। सॉरी, दोनों पढ़ेंगे। खालिस उर्दू में नहीं पढ़ सकती, इस वजह से वो शुएब पढ़ेंगे और आपको बताएंगे। आप बड़े हैं ना, बुजुर्ग हैं, आपका एक्सपीरियंस है इतनी खालिस उर्दू पढ़ने का। प्लीज पहले आप पढ़े ना, मैं प्रैक्टिस करूं इसकी ताकि एज पे कोई बात नहीं करने देते, नो कॉम्प्रोमाइज। अच्छा जी, कासिम एजाज हैं फारूकाबाद से, वो कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, राइजिंग पाकिस्तान एक ऐसा प्रोग्राम है जहां हर माशरती पहलू पर बात होती है।
प्लीज़ आप अपने प्रोग्राम में एक टॉपिक ये भी रखें कि मर्दों के बढ़ते हुए पेट की वजूहात क्या हैं। खाना खाने के बाद चहलकदमी करने के बावजूद भी पेट उसी तरह बढ़ा हुआ होता है। ये वाकई ही एक बहुत मेन इशू है, मजाक अपनी जगह, बट ये बहुत ज़रूरी है कि इस बारे में बात की जाए कि क्यों तोंद निकली होती है। इसमें बॉडी शेमिंग कहीं नहीं आती। प्लीज़, जो आपकी सेहत के लिए चीज़ ठीक नहीं है वो ठीक नहीं है, उसको आपको डिस्करेज करना है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम आगे चल के वाकई रखें टॉपिक कि क्या एलिमेंट्स है। एक मैं सोशल मीडिया पे एक मरतबा पढ़ रही थी कि एक मेन वजह स्ट्रेस भी होता है कि ये स्ट्रेस बेली जिसको कहा जाता है, वो मर्दों का इस वजह से भी ज़्यादा होता है कि वो स्ट्रेस भी कुछ चीज़ों का ज़्यादा लेते हैं या स्ट्रेस अब कुछ शेयर नहीं करते, अपने अंदर बहुत सारी चीज़ें रखते हैं। तो कहीं ना कहीं ईटिंग डिसऑर्डर या फिर डाइजेशन के इश्यूज, इस तरह ये लिंक्ड होती हैं सारी चीज़ें। ऑब्वियसली आपकी गट जो है ओवरऑल वो डिस्टर्ब हो रही होती है। सो ये कुछ चीज़ें हमने सोशल मीडिया से ज़रूर पढ़ी हैं, बट हम एक्सपर्ट को बुलाएंगे, न्यूट्रिशनिस्ट को बुलाएंगे, एंड हम कोशिश ये करेंगे कि इसको अपने प्रोग्राम में इस टॉपिक को हिस्सा ज़रूर बनाएं। पहाड़ों पे रहने वालों के साथ ऐसा क्यों नहीं होता? क्योंकि उनकी रूटीन ऐसी होती है ना। यस, मैं कह रहा हूँ कि देखिए अब रूटीन बनानी पड़ती है आपको सोने जागने की। आज आगाज़ में भी बात हमने की थी ये। सो जो खाने पीने की रूटीन है, हमें देखिए लेम एक्सक्यूज से निकलना पड़ेगा कि चूंकि मेरी रूटीन ऐसी है, चूंकि मेरी शिफ्ट ऐसी होती है, क्योंकि मैं इस वक्त खाना खाता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चल पाया, क्योंकि मैं बिजी था, स्क्रॉलिंग में सारा टाइम मिल रहा है, हम टाइम समहाउ वेस्ट भी कर रहे होते हैं। अपने लिए वक्त निकालना इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप पे बहुत से लोग डिपेंडेंट हैं। अगर आप एक फैमिली को हेड कर रहे हैं, सो उस पूरी फैमिली मेम्बर्स की जो जिम्मेदारी आप पर है, तो आप पे ये जिम्मेदारी है कि आप अपना ख्याल रखें। सबसे पहले अपनी हेल्थ का ख्याल रखें, क्योंकि आप ख्याल रखेंगे तो आप बेहतर तौर पे अर्न कर सकेंगे, और वो जो सारे मेंबर्स आप पे डिपेंडेंट हैं आप उनका सही से ख्याल रख सकेंगे। तो प्लीज़ 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 अपना ख्याल रखें, अपना टाइम निकालें। एक और जो मैसेज आया है वो है फौजिया नाहिद साहिबा की तरफ से, लाहौर से। वो उन्होंने कुछ शेर व शायरी की है जी, तो की भी मार के हक़ से मुताल्लिक है। तो मैं कोशिश करता हूँ कहीं पर कोई अगर गलती हो जाए तो इस पर आपने मुझे बख्श देना है। बुनियानुम मरसूस है मार्का हक, अल मदद कुदूस है मार्का हक। दुश्मन ने ललकारा और हम आहनी दीवार बने और लड़े मार्का हक। डरे नहीं और झुके नहीं, डटे रहे और जीते मार्का हक। सलाम उन वतन के बेटों पर जां वारी, हाँ जीते मार्का हक। थोड़े थे पर भारी थे नाहीद, जैसे बदर का मैदान था मार्का हक। तो फौजिया नाहिद साहिबा, थैंक यू वेरी मच, आपने साथ लिखा, ये खुद लिखी है, ज़रूर शामिल कीजिएगा। तो वी हैव ट्राइड कि हमसे शामिल करें। थैंक यू वेरी मच जी। आप तमाम जो हमारे व्यूअर्स हैं जो हमें मैसेजेस कर रहे हैं, कुछ मैसेज शेयर किए हैं। दूसरी बात ये कि प्लीज़ डिस्करेज ना हुआ करें कि शामिल नहीं होता, पैगामात शामिल नहीं होते तो हम क्यों भेजें, हम तक पहुँच रहे होते हैं। नहीं, तुम अपने आप को रख के सोचो ना, तुमने इतने प्यार से लिखा और शामिल ना कीजिए, बंदा डिस्करेज होते तो हम शामिल करेंगे। मैं ये बात करूँ, कोशिश हम जरूर कर रहे होते हैं, लेकिन आप ये ना सोचें कि हम तक पहुँच भी रहे होते हैं, मैसेज हम पढ़ भी रहे होते हैं। ये बहुत ज़रूरी है कि आप एक कम्युनिकेशन का जो सिलसिला है ना वो 2 वे लाजमी होता है, तो वो होना भी चाहिए। एब्सोल्युटली। अच्छा जी, आगे बढ़ेंगे और आज तुम याद बेहिसाब आए। आज हम याद करेंगे पाकिस्तान की नामवर अदाकारा ज़हीन ताहिरा साहिबा को। आज उनकी बरसी मनाई जा रही है और किस तरीके से उन्होंने 45 बरस 45 ईयर्स टेलीविज़न को दिए, उससे मुंसलिक रहीं। हमारे बहुत सारी यादें, बहुत सारे ऐसे ड्रामाज जो हैं वो कहीं ना कहीं हमारे जहन में उनके हवाले से चल रहे होंगे, जहाँ पर उन्होंने बेहतरीन अदाकारी की है। 700 से ज़ायद जो ड्रामाज हैं वो उन्होंने किए हैं। एग्जैक्ट नंबर देखें, हम 700 से ज़ायद कह पाएँ, और ये बहुत बड़ा नंबर है कि आपने उसमें, और हर किरदार जो है वो आपने बखूबी निभाया हो। एब्सोल्युटली। और 2019 तक जिस तरीके से आपने काम किया, आई थिंक व्हेन शी वाज 11 तो उन्होंने स्टार्ट कर दिया, बिकॉज 1960 से लेके अब 2019 तक जिस तरीके से उनका काम है वो हम आपके साथ शेयर भी करते हैं। 2013 में तमगा इम्तियाज़ से उन्हें नवाजा गया। आज उनकी जो कि बरसी मनाई जा रही है, तो उनको याद करते हैं, उनका काम देखते हैं। पे सच्ची खुरच हो और ये 2 हाथ सलामत हो तो वो सितारे दूर नहीं। हाँ, मैं बुलाऊं तभी आना, ये नहीं कि गर्दन उठाए चली आ रही, बुरी बात होती है। क्या अभी मैं अपनी औला की चौखट पे पहुंच सकूंगी?
हमजा बालकनी में प्लांट्स को सेट कर दो। वो तो माली सेट कर देगा ना। अरे वाह, मैं तुम्हारी प्रमोशन के लिए खुद को नए घर नए शहर में सेट करूं, तुमसे 4 गमले सेट नहीं हो रहे यार। भूल ये हुई है मुझसे थोड़ा सा कुछ क्या कर रहा हूं? सेट कर रहा हूँ खास चाय बना के तुम्हारा मूड। समझते हैं एक दूसरे को, इसीलिए बने हैं एक दूसरे के लिए। चाय अच्छी बना लेते हो। वैसे वीकेंड पे माली का काम भी कर लेता हूँ। From Nestle. अहमद बेटा चलो उठ जाओ। मम्मा हाँ दांत में बहुत दर्द है। कैविटी कैविटी है क्या? मैं स्कूल कैसे जाऊंगा? आज फिर स्कूल छोड़ो। ओके मम्मा। तुम ना एक्टिंग स्कूल जाओ, अच्छी कर लेते हो ड्रामेबाज। हर माँ जानती है कि कोलगेट मैक्सिमम कैविटी प्रोटेक्शन का फ्लोराइड और कैल्शियम बूस्ट दे पूरे 24 घंटे तक कैविटी से हिफाजत। 24 घंटे तो कैविटीज का कोई चांस ही नहीं। कोलगेट मैक्सिमम कैविटी प्रोटेक्शन। मेरा लेमन मैक्स बार कम घुले ज्यादा चले। क्यों? यकीन नहीं आता तो खुद देख लें। दूसरे बार बहुत जल्दी घुल जाते हैं, जबकि मेरा लेमन मैक्स बार सबसे कम घुले, तभी तो सबसे ज्यादा चले। लेमन मैक्स बार कम घुले ज्यादा चले। सिर्फ एक कप? खुद ही तो महंगाई लगे रहते हो, मैंने सोचा थोड़ी बचत कर लूं। मतलब 2 लोग एक ही कप में पिएंगे? नहीं, आप देखेंगे। मुझे पता था। क्या करूं, इससे बनते ही 2 कप हैं। समझते हैं एक दूसरे को, इसीलिए बने हैं एक दूसरे के लिए। From Nestle. हेलो। कहाँ हो तुम? अरे क्या बताऊं यार, बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक है यहाँ पे। फिल्म ना 2 मिनट में शुरू होने वाली है। अरे फिल्म तो तब शुरू होगी जब हीरो की एंट्री होगी। कैसी लगी हीरो की एंट्री? तुम इस पे आए हो? इस पे नहीं, इस पे आया हूँ। अब चले। Get set. 1 साल का होते ही इसकी शरारतें और भी बढ़ती जा रही हैं। लेकिन इस सब में इसकी हिफाजत और सही ग्रोथ मेरे लिए सबसे ज्यादा अहम है। नेस्ले रिसर्च सेंटर स्विट्जरलैंड ने 1 से 3 साल के बच्चों के लिए स्पेशली डिजाइन किया नेस्ले नीडो 1+, जिसमें मौजूद इजाफी न्यूट्रिएंट जो बच्चों की इम्यूनिटी, पेट के डिफेंसेस, बोन्स और मसल्स की डेवलपमेंट को सपोर्ट करे। इसीलिए तुम्हारे हर बढ़ते कदम पर नीडो और मेरा प्यार हर पल साथ। फ्रॉम नेस्ले। अब ड्यू है तो शुरू है। ये कमेंट, ये व्यू और ये माउंटेन ड्यू। दम 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 दमादम बन जा नंबर 1। मैं रहूं स्ट्रॉन्ग विटामिन सी, B6, D3 और जरूरी कैल्शियम के साथ। CAC 1000+। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। तमाम दवाएं बच्चों की पहुंच से दूर रखें। तबीयत ज्यादा खराब हो तो डॉक्टर से रुजू करें। दवा के इस्तेमाल से मुज़र असरात की सूरत में इत्तला मुताल्लिका कंपनी और ड्राप को दें। मतलब क्या स्ट्रॉन्गर पेप्सी का? मतलब कमाल। क्या टेस्ट है यार? वो टेस्ट है क्या यार? उससे पूछो। एक्स्ट्रा फिल्स, एक्स्ट्रा टेस्ट, स्ट्रॉन्गर पेप्सी। मैं रहूं स्ट्रॉन्ग विटामिन सी, B6, D3 और जरूरी कैल्शियम के साथ। CAC 1000+। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। तमाम दवाएं बच्चों की पहुंच से दूर रखें। तबीयत ज्यादा खराब हो तो डॉक्टर से रुजू करें। दवा के इस्तेमाल से मुज़र असरात की सूरत में इत्तला मुताल्लिका कंपनी और ड्राप को दें। वेलकम बैक। राइजिंग पाकिस्तान में एक बार फिर कहते हैं खुश आमदीद। अब से कुछ अर्सा पहले तक एक बात हमें अक्सर सोशल मीडिया पर नज़र आती थी
पाकिस्तान में दो ही मसले हैं, एक काला रंग और एक काला जादू, क्योंकि दीवारों पे ये लिखा होता था। अब अच्छी बात यह है कि दोनों मामलात पे खासी हद तक अवेयरनेस आ गई है और चीज़ें खासी बेहतर हो चुकी हैं। आज जो हमारा मौजू है वो हम वज़ाइफ की बात करेंगे कि कैसे हम हर वजीफ़े का जो जिक्र कर रहे होते हैं, समटाइम्स ऐसी सिचुएशन होती है, कोई मुश्किल सिचुएशन होती है, आप परेशान हो रहे होते हैं, तो कैसे आपने कोई वजीफ़ा पढ़ना होता है, उसका ज़रा एक तरीका है, एक सलीका है, एक अंदाज़ है, किस तरीके से गाइडेंस है हमारे दीन में, उसको लेकर आज हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया मजहबी स्कॉलर मुफ्ती उसामा चित्राली साहब ने। सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। कुछ वज़ाइफ ऐसे होते हैं जो कि रूटीन में हम लोग कर रहे होते हैं। अब ऐसे में अक्सर लोग मजहबी स्कॉलर्स के पास जाते हैं, उनसे पूछते भी हैं जी कि मुझे रिस्क में इजाफे का वजीफ़ा बता दें, मेरी शादी नहीं हो रही तो मुझे वजीफ़ा बता दें, मेरी ये परेशानी है, ये फ़िक्र है, या मैं परेशान है, तो कोई वजीफ़ा बताएं कि दिल में सुकून आ जाए। तो हम इसी से आगाज़ करते हैं। मुफ्ती साहब, आपके पास ज़रा बहुत से लोग कॉल्स करते होंगे या मिलते होंगे, शादी से स्टार्ट करते हैं, किसी की शादी नहीं हो रही, वजीफ़ा होता है इसका? अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, अम्मा बाद। अच्छा, अल्लाह ताला ने जो है इंसान के लिए ख़ुद कुरान में कहा अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइनुल क़ुलूब, कि इंसान के दिल को सुकून और राहत और उसकी बेचैनी को ख़त्म करने के लिए ज़रिया है वो ज़िक्र ही है। बिल्कुल ठीक है। और अल्लाह ताला ने भी कहा वमन आरद अन ज़िक्री फ़इन्न लहु मईशतन दंका, कि जो मेरे ज़िक्र से आराज़ करेगा, ठीक है, तो मैं उस पर जो है मईशत तंग कर दूँगा। और ख़ास तौर पर इसके लिए जो है वनहशुरहु यौमल क़ियामति आमा, और क़यामत के दिन जो है उन्हें अंधा उठाऊँगा। ठीक है। तो इसमें दोनों बातों समझने के लिए जो मुफस्सिर ने लिखी कि इंसान की बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ज़िक्र जो है वो इंसान और अल्लाह के दरमियान एक कनेक्टिविटी पैदा करता है। बिल्कुल सही। मतलब इंसान जिसकी याद में ज़्यादा रहता है वो उसी के साथ ही, मतलब आप वो जैसे एक वाक़या है, वालिद साहब हमारे सुनाते हैं, तो उनके एक दोस्त थे, तो कहते बिल्कुल उनका आखिरी वक्त था, तो लेकिन वो एक ही उनकी ज़ुबान से एक ही चीज़ निकलती थी, हाउसफुल हाउसफुल। ठीक है, वो और कुछ नहीं। एंड ही वाज लाइक, तो बहरहाल जब वो फोत हुए तो उनका मुंशी खड़ा वो रो रहा, तो वालिद साहब ने कहा यार इसकी क्या हालत थी? कहता बस इनकी एक ही कॉल आती थी दिन में, पूरा दिन की परेशानी थी, सिनेमा था, और ये पूछते थे कि यार हाउसफुल हुआ कि नहीं, हाउसफुल हुआ कि नहीं, और कहते हाउसफुल कैसे करना है, क्या है। तो वो मतलब वो जब गया भी इस दुनिया से तो उसी आलम में गया। ठीक है। तो यानी इंसान के ऊपर जो है जो चीज़ अपने ऊपर कैफियत तारी रखता है उसी के साथ सी कनेक्ट है। अच्छा, बात आती शादी की, तो बिल्कुल मौजूद है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब निकले हैं वहाँ से, तो उन्होंने दुआ मांगी रब्बी इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फ़क़ीर, और उसके बाद जैसे कहते हैं पूरा वही वाक़या है कि वो पानी के लिए पहुँचे और वहाँ उन्होंने शुएब अलैहिस्सलाम की जो है वो बेटियों को देखा, उनको पानी भरने में मदद की, और बाद में तो उलमा का कहना है कि भाई अगर किसी की शादी नहीं हो रही तो वो ये पढ़ ले। ठीक है। अच्छा, कुछ ऐसे भी हैं कि भाई मस्जिद में झाड़ू लगा दो करते। अच्छा, ये ना बात चीज़ें मुजरबात की होती हैं, सही, जिन्हें हम कहते हैं एक्सपीरियंसेस होते हैं, किसी का कोई इसने चीज़ प्रैक्टिस की होती है उसको कुछ मिल जाता है। हम इसको शरई एतबार से तो नहीं कह सकते कि ये हम इसको कोई सुन्नत या जिसे कहते हैं एंडोर्समेंट उसकी नहीं कर सकते, लेकिन अगर वो खिलाफ शरीयत नहीं है अमल, ठीक है, तो करने में अगर वो करने में कोई हर्ज नहीं है। ठीक है। और बाज़ लोग यहाँ हमारे तबलीग में 4-4 महीने निकल जाते हैं कि भाई अच्छा यार शादी हो जाएगी, ठीक है, रास्ते में किसी को अच्छा लग जाऊंगा तो बेटी दे देगा। ठीक है। तो मुख्तलिफ है तरीके, लेकिन यह है कि जो मुजरब अमाल में वो यही है रब्बी इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फ़क़ीर। और लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया अफ़ज़लु ज़िक्र ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह का जो बेहतरीन ज़िक्र है वो ला इलाहा इल्लल्लाह, वो अफ़ज़लु दुआ अल इस्तिग़फ़ार है। ठीक है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी ने कहा कि मैं अपनी चाहता हूँ मेरी हर दुआ कबूल हो, तो आपसे ने कहा हर वक्त इस्तिग़फ़ार किया करो। ओके। ठीक है। इस्तिग़फ़ार जो है क्या है, इंसान की जिसे कहते हैं वो दिल पर जो बोझ है। ठीक है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु इसी पर आगे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक साहबी ने पूछा कि अगर मैं आप पे दरूद पढ़ूँ, एक घड़ी पढ़ूँ, उन्होंने कहा थोड़ा बढ़ा दो तो अच्छा। उन्होंने कहा अच्छा मैं जिसे कहते हैं चौथाई पढ़ लूँ हिस्से में दिन में, उन्होंने कहा कि बेहतर है और बढ़ा लो। उन्होंने कहा कि अच्छा मैं इसको अदा कर लूँ। और यहाँ पहुँचते पहुँचते उन्होंने कहा कि अगर मैं पूरा दिन ज़रूर पढ़ूँ, उन्होंने कहा इसके बाद तो मैं दुनिया और माफिया में जितनी इससे किसी चीज़ की परेशानी की ज़रूरत नहीं है। तो दुरूद शरीफ है। अब आखिरी बात इसमें कि अब लोग ये पूछते हैं कि दुरूद शरीफ पहले पढ़ना चाहिए तो या इस्तिग़फ़ार मतलब ना तरतीब क्या होनी चाहिए। तो उसमें ये कोई मैं कहूँ कोई हदीस नहीं है या कोई वो नहीं, लेकिन इस तरह से मैंने इसको समझा और मैं समझाता हूँ कि आप जैसे कहते हैं पहले खुशबू लगाएंगे या पहले कपड़े की नजाकत को दूर करेंगे।
नफरत को दूर करेंगे, नफरत को दूर करेंगे। तो यानी पहले अपने ऊपर से जो है इस्तग़फ़ार करके वो बोझ और वो गंद उतारना और दुरूद शरीफ को एक खुशबू समझते हुए इस्तेमाल कर, तो इंशाल्लाह सारे अपने अपना तरीका। और बिल्कुल एंड में यही बात मैं हमेशा कहती हूँ कि नीयत मैटर करती है, अल्लाह नीयतों को देख रहा होता है और उस हिसाब से। अच्छा, काले जादू की अगर हम बात करें, अक्सर लोग कहते हैं कि ये रियलिटी है और अक्सर लोग कहते हैं कि नहीं हम नहीं मानते। काला जादू ये वहम है या ये हकीकत है? देखिए, वहम तो नहीं हो सकता। अल्लाह ताला ने कुरान में इसका आयत नंबर 102 नंबर आयत है सूरह बकरा की, जिसमें अल्लाह जिक्र फरमाते हैं हारूत और मारूत का। वहाँ पे अल्लाह ताला बताते हैं युअल्लिमून, वहाँ बताया वमा कफ़र सुलेमान वलाकिन अश-शयातीन कफ़रू युअल्लिमून अन्नास सिहर, के वो शैतान जो है वो हज़रत सुलेमान सलाम की जब कौम में जो है, अब ये इसमें है कि वो बाद में पहले ठीक है वो उसमें इख्तिलाफ़ है कि लेकिन वो बाद में ज़्यादातर कि जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम गुज़र गए तो शयातीन जो है वो आज़ाद हुए, उन्होंने इंसानों को जो है ना ये जादू और इस काम पे लगा दिया, ठीक है। और हारूत और मारूत को फिर अल्लाह ने भेजा वो सारा। तो इसमें बहुत सारे कि लेकिन अल्लाह ने यहाँ पे भी कहा वमा हुम बिज़ारीन बिही मिन अहदिन इल्ला बिइज़्निल्लाह, कि वो किसी का कुछ भी नहीं कर सकते जब तक कि अल्लाह ना चाहे। तो इसमें समझने की बात ऐसी है कि जादू होना बरहक है इंसान का, जैसे लेकिन इसमें जैसे कहते हैं नज़र, जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नज़र ऐसी चीज़ है जो ऊँट को हंडिया तक और इंसान को कब्र के घड़े तक पहुँचा सकती है। तो नज़र ज़्यादा ख़तरनाक है। जी, नज़र देखें, नज़र का होना जैसे बाकायदा जिक्र सही हदीस में मिलता है कि एक सहाबी ने दूसरे सहाबी के जिस्म की तरफ उनकी नज़र पड़ गई तो उन्होंने देखा तो वो वहीं गिर गए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुलाया और एक पानी जमा करवाया, पहले पानी में उनको बिठाया जिनकी तरफ से ये बात चली थी, उनको बिठाया और फिर उन्हें उठाया, फिर उनको उस पानी में बिठाया, तब जाके उनकी हालत बेहतर हुई, ठीक है। तो ये है कि नज़र बरहक है, ठीक है, जादू होना बरहक है। अच्छा, लेकिन क्या ये असर किसकी वजह से करता है कि जब इंसान देखिए इंसान का पूरा जो दायराकार है वो अल्लाह के मुताबिक, वमा हुम बिज़ारीन बिही मिन अहदिन इल्ला बिइज़्निल्लाह, यही मुसलमान के यकीन होना चाहिए कि मेरा नफ़े नुकसान का मालिक अल्लाह है। अगर आप पे ऐसी कैफियत आ भी गई है तो आप इसको समझ लें कि अल्लाह की तरफ से आप पे इम्तिहान है। उसमें अब क्या होता है, जैसे आपने कहा लोगों की कॉल आती है, अब मुझे अमूमी तौर पे लोग कहते हैं जी मुझे लग रहा है घर पे परेशानी वो है, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाज़ेह हदीस है कि अपने घरों को और दिलों को वीरान मत करो और सूरह बकरा की तिलावत किया करो, ठीक है। जिस घर में भी इंसान को मुश्किल या उस दो चार हो तो वो सूरह बकरा की तिलावत करे। अच्छा, मैं लोगों को देता हूँ, कहते कोई छोटी जी सूरत दे दो ना, ये मसला है ना, इंस्टेंट समथिंग, कोई तावीज़ आप दे दे, कुछ दे दे। अच्छा, वो तावीज़ में क्या लिखा है उसको परवाह नहीं है, ठीक है, उसके लिए 50,000 देने को तैयार है सारा। अच्छा, ये शैतान जो है ना सबसे पहले इंसान को जिस काम पे लगाता है वो यही है कि मालिक से काटना। देखिए, अगर मेरा यकीन अपने अल्लाह के साथ होगा ना, मेरे अल्लाह ही मुझे ठीक करेंगे, उसमें डेफिनेटली अल्लाह को कहते हैं ये जो ईमान लाए हैं और नेक अमल करना शुरू किया, इनको क्या लगता है मैंने आजमाएंगे नहीं, बेशक हम इनको आजमाएंगे, ठीक है। यानी अल्लाह ताला का जो है इतना हक इंसान पे है, जिसको उसने बनाया है वो उसको टेस्ट करता है, ठीक है, और उस टेस्ट से उसे गुजारता है ताकि जब उसको नेमत मिले वो उसकी कदर करे, ठीक है। तो वहाँ जो उस टेस्टिंग फेज़ है उसमें इंसान कई दफ़ा हड़बड़ा के इस तरह के इंस्टेंट लेता है और ये सब शैतान, जैसे वालदा को हो गया जी कि बच्चा रोना शुरू हो गया। अब ये अमूमी है, वाज़ेह है कि बच्चे को शैतान रुलाता है, तंग करता है ताकि उसकी वालदा परेशान हो, और उसमें जो है बाकायदा जिसे कहते हैं उलमा सुलहा लिखते हैं कि उसका सिर्फ एक ही टारगेट होता है कि वो जो माँ है कोई ऐसा तरीका इख्तियार करे बच्चे को चुप कराने का जो गैर शरई हो, जो अल्लाह के हुक्म के ख़िलाफ़ हो, ठीक है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी ये हालत आई, दुनियावी तौर पे हालत आई, और ये भी हालत जो आई इसको लुबैद बिन आसिम ने जो हरकत की यहूदी ने, तो वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे आने का मकसद ये था ताकि उम्मत को समझ आ जाए। तो क्या हुआ, माऊज़तैन आ गई, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक, कुल औज़ु बिरब्बिन नास, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़े, धागे खोलते जाए और काम हो गया। तो जब आपके पास एक ट्रैक मौजूद है, ठीक है, वो आखिरी सरबा कि आपने कहा काला जादू क्या है, जितने भी इस काम को समझने वाले लोग हैं वो ये कहते हैं कि काला जादू एटलीस्ट ये जो हमारे पाकिस्तान है इसमें कोई करने का ना बंदा अहल है ना कर सकता है, ओके, ठीक है। ये लोगों के साथ ड्रामाबाजी करके और सारे, हाँ अलबत्ता बांग्लादेश है, इस तरह के वूडो का आपने नाम सुना होगा, अफ्रीका में कुछ लोग ऐसे हैं जो इसमें कबाला एक है, वो इन चीज़ों को वो समझते हैं और करते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई नहीं। लेकिन मैं फिर भी मैं बड़े वसूख से कह रहा हूँ, जब तक अल्लाह ना चाहे आपका कोई कुछ भी नहीं कर सकता। बट यू नेवर नो कि कोई हो, क्योंकि लोग अक्सर छुपे हुए भी होते हैं ना। मुफ्ती साहब ये भी बताइएगा, घर के अंदर से बाज़ औक़ात तावीज़ निकलते हैं, उनके ऊपर बहुत
जब आप उनको खोलते हैं तो बड़ी अजीब अजीब सी शक्लें बनी हुई होती हैं, वो डराने की गर्ज से है या वाकई वो काला जादू है, उसका असर होता है? क्या करना चाहिए? उन तावीज़ों को खोलना चाहिए, उनको बहाना चाहिए, जलाना चाहिए, किसी आलिम के पास ले जाना चाहिए? क्या करें ऐसी सूरत में? देखिए, अगर पैसे बहुत ज़्यादा हैं तो मुझे कांटेक्ट कर लें, ठीक है। अगर मुफ्त में काम कराना है तो भी ठीक है। बात ऐसी है कि कोई भी ऐसी चीज़ अगर मिल गई तो उसको फ़ौरन किसी आग में फेंक दें, झोंक दें उसको, ठीक है, और फ़ौरन से आराम से आऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन कुल्लि शैतानिन व हाम्मा व मिन कुल्लि आइनिन लाम्मा पढ़ें, ठीक है। और अगर आपको फिर भी महसूस हो कि भाई अभी दिली इत्मीनान नहीं हो रहा, तो आप सूरह बकरा की एक दफ़ा तिलावत करके पानी में दम करें और हर घर के जैसे कहते हैं ना कोने में छिड़क दें, ठीक है। सूरह बकरा जो है ऐसी सारी चीज़ों की बीमारियों का इलाज है, ठीक है, कि जो इंसान को ये वहम की ख़ास तौर पे लगी होती है। असल में बात चीज़ें होती है जो इंसान को वहम की बीमारी बढ़े। नहीं, घर से तावीज़ निकलना इज़ नॉट वहम। देखिए, ऐसा है कि तावीज़ आना और तावीज़ पर यह एतकाद हो जाना कि मेरा नुकसान करेगा, लेकिन इंसानी जहन तो यही कहता है ना कि किसी ने रखा है तो किसी मकसद से ही छुपा के रखा है। लेकिन देखिए, जब अल्लाह का कुरान वाज़े कह रहा है कि अच्छा, अब हारूत और मारूत का मैं थोड़ी तफसील बताऊँ। लोग पता है क्या है कि इनको अल्लाह ने सज़ा दे के, मैं तफसील में जाएँ तो आप तफसील में देख लें, टांगा लोग इनके पास जाते थे और अल्लाह ने इनकी कैफियत ऐसी कर दी कि लोगों से गैर शरई काम करवा के उनका जिसे कहते हैं उनको जादू वगैरह या ऐसी कोई चीज़ बताते हैं। ये मशहूर है, ठीक है। लेकिन अल्लाह ने कहा कि कोशिश कर लो, जो कर लो, मैं जब तक नहीं चाहूँगा ये कुछ नहीं कर सकता। लेकिन इसमें मुफ्ती साहब ये देखें, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, ज़ाहिर अल्लाह ने फरमाया है, हम सब अल्लाह के अहकामात के आगे ही ज़ाहिर सर झुकाते हैं। लेकिन वो ये आपने बात की ना कि अल्लाह इम्तिहान में भी तो डालता है ना इंसान को। सो ये एक इम्तिहान भी तो हो सकता है कि वो वहम नहीं है, बट वाकई एक चीज़ निकल रही है, अल्लाह का इम्तिहान है। अब हमारे ऊपर है कि हम किस तरह से अल्लाह के कलाम के ज़रिए उसको प्रोटेक्शन करें। अच्छा, मैंने कहा ना कि आपने जो बात की, इसमें जितने भी हमारे पास लोग इस तरह की कोई चीज़ लाते होते हैं, वो लोगों की सारी फर्जी होती है, उसमें कुछ ऐसा नहीं होता, ठीक है। वो क्या होता है कि आपके जहन, मैंने यही कहा ना, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिकुल्लि दाइन दवा, के हर मर्ज की शिफा इल्ला हुरम, सिवाय वहम के। क्या ये पता लगाया जा सकता है कि अगर किसी ने काला जादू करवाया है तो वो किसने करवाया है? अक्सर होता है ना, लोग ढूंढ रहे होते हैं कि पता चले कि ये किसकी वजह से है, इसके पीछे करवाने वाला कौन है। कहते हैं ना कि कोई इसका कोई डायग्नोस्टिक या पैथोलॉजी इस्लाम के यहाँ कोई डिफाइंड तो नहीं है, लेकिन हाँ आप देखेंगे जो आमिलीन होते हैं, चाहे वो आप यहूदियों में देखेंगे, ईसाइयों में देखेंगे, मुसलमानों में देखेंगे, उनका पैटर्न एक है। इसीलिए उलमा कहते हैं कि किसी आमिल से इलाज आप शरई तौर पर नहीं, लेकिन ये ऐसे ही इलाज है जैसे आपको पेट की तकलीफ है, आप किसी डॉक्टर के पास चले गए, उसके एक्सपर्ट के पास चले गए, तो उसमें आप सिर्फ ये देख लें कि बस वो कोई गैर शरई काम आपको करने का ना कह रहा, ठीक है। अच्छे लोग भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, इधर ऐसे हैं जो ऐसी चीज़ों का इलाज कर भी देते हैं, तो आप सिर्फ ये देख लें। लेकिन बेहतरीन यही है कि जिसने सब कुछ ठीक करना है, जो निज़ाम चला रहा है, उसकी तरफ ज़्यादा मुतवज्जो, क्योंकि जब आप इंसान की तरफ मुतवज्जो होते हैं, मैंने माज़त के साथ बहुत लोगों को देखा है कि उन्होंने अपने रिसोर्सेज भी ज़ाया कर दिए। मैं जैसे एक छोटा सा वाक़या शेयर करूँ, बहुत फैमिली का है, कि एक हमारी बच्ची, उसके साथ मसला हो गया। बहरहाल मैंने मना भी किया कि आप इसको ना करें, ये छोटे से मामलात हैं, आप कर लें। बहरहाल वो चले गए किसी के बाद। अब वो बच्ची ठीक, लेकिन बाद में जब उसको देखा गया और किया गया तो पता ये चला कि जिस बंदे के बाद इलाज कराने गई थी वो अब उससे शादी करना चाहता है और वो उसको ही ठीक नहीं होने दे रहा। ये भी कर सकता है कोई बंदा आपके साथ, ठीक है। तो आप उसके लिए थोड़ी सी अपनी, अब आपने कहा ना अल्लाह ने तो कहा है कि वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ वल जू व नक़्सिन मिनल अम्वाल वल अनफुसि वस्समरात व बश्शिर अस्साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, ठीक है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़े ऐसी कैफियत पे, टो में मत लगे लोगों की, ठीक है। हाँ, किसी ने कर दिया है उसकी तरफ, जिसे कहते हैं कि या अल्लाह अब ये उसी की तरफ लौटा दे, ठीक है, सही है। और सिर्फ कहते हैं सूरह बकरा का आप अमल को रखें। मैं इंसान अपनी ज़िंदगी से बहुत कुछ सीखता है। मेरे ज़िंदगी का 1-1.5 साल ऐसा आया, मतलब कई जगह डगमगाया, अच्छा यार अब किसी को चेक करा दूँ, पता नहीं क्या हो गया। मतलब आप एक सक्सेस की पीक पे जा रहे हो, अचानक आपका कोई भी काम ठीक नहीं हो रहा, आप पैसे भी लगा रहे हैं, आप सब कुछ कर रहे हैं, कुछ भी ठीक नहीं हो रहा। लेकिन अब जाके महसूस हुआ, अच्छा अल्लाह वांटेड टू ट्रैक मी राइटली, कि मैं जिस काम की तरफ जा रहा था वो आगे जाके मेरे जिसे कहते हैं बहुत नुकसान, मेरा स्पिरिचुअली भी नुकसान, सही रास्ते पे आपको खुद अल्लाह सही रास्ते में सिर्फ लाना चाहता था। लेकिन यकीन माने लोग मुझे आके की मशवरा देते थे, यार वो फलां एक है साहब है, उनके पास आप चले जाओ, ज़रा चेक करा लो। मैंने कहा यार उन साहब को जो मैंने देना है ना, वो मैं अपने पे खर्च कर लूँ, अपनी बीवी पे खर्च कर लूँ, इंशाल्लाह जो अल्लाह ने मुझे कुरान पढ़ने का दिया मैं इंशाल्लाह पढ़ूँ, अल्लाह। लेकिन हालात 1.5 साल लगे,
अल्हम्दुलिल्लाह आप जाके और बाद में आपको मालूम हो तो हाँ सिर्फ, और मैंने उसमें एक ही देखा, जब अल्लाह की तरफ मुतवज्जह रहा ना, मेरे काम खुद ब खुद बनते गए, अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे कुछ नहीं करना पड़ा। मुफ्ती साहब क्या इसका मतलब ये भी हो सकता है कि बाज़ औक़ात आपका वहम गालिब आ जाता है? चले मतलब अवीज़ घर से निकलने की बात अब नहीं कर रहा, फॉर एग्ज़ाम्पल अक्सर होता है जी मुझे ख्वाब आया और मैंने छिपकलियाँ देखी, जब मैं उठा तो मैं डर गया, या जी वो मेरे कपड़े थे वार्डरोब में उसमें कट्स लगे हुए थे, या मैंने ऐसी कोई चीज़ घर में देख ली, तो फ़ौरन से ना आप किसी और तरफ जाते हैं। अब ये ऐन मुमकिन है घर में चूहे हों और वो कतर गए हों। मैं अभी थोड़ी सी अपनी आपने बात की तो मुझे अभी मैंने घर की शिफ्टिंग की है 1-2 दिन पहले ना, तो शिफ्टिंग में एक तावीज़ निकल आया, तो मैंने ऐसे ही देखा, अच्छा मैं उसको खोला और उससे चला, अच्छा थोड़ी देर बाद ऐसे लगा जैसे ना मतलब मुझे महसूस करा रहा, अच्छा वो तावीज़ जलाने की वजह से मेरी तबीयत ख़राब हो रही है, मुझे अंदर से खुद ही ये फीलिंग्स आ। थोड़ी देर में बैठा, मैंने 2 रकात सलातुल हाजत पढ़ी, मैंने कहा अल्लाह मैंने सीने से जलाया ना, मेरा उस पर एतकाद है, मैं आपको मानता हूँ, आप ही नफ़ा नुकसान कर सकते हैं आपके लोग, मैं ठीक हो गया। सही है। और ये बात सिर्फ जैसे कहते हैं घर की ख़वातीन को पता चलने की, सब ने हाय 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 कुछ करें, कोई ख़त्म करें, कुछ करें, तो ये चीज़ होती है कि इंसान वहम की कैफियत में मुब्तला हो जाता है। अगर ऐसे हो भी गया, आपकी गाड़ी लग गई, क्या पता अल्लाह ताला किसी और नुकसान से आपको बचाना चाहते हैं। और अक्सर ऐसा होता है हमारी अपनी कोताहियाँ होती हैं, लेकिन हम उसमें उसको ढूंढ रहे होते हैं कि किसी और तरह से उसको अगर आप पे ऐसा लग भी गया, आपको घर पे लग भी गया है, क्या पता आपको भूल गया हो, आपके ऊपर कोई चीज़ भी मच्छर मर गया हो, उसका कोई चीज़ लग गई हो, कोई दाग लग गया हो, आप उसको किसी और चीज़ बना दे, उमूमी तौर पे वहम से बचें। हाँ अगर ऐसी कैफियत बहुत एक्सट्रीम की आ गई, जैसे एक बंदा बेड से लग गया या वो है, तो कोई नहीं, अपने तौर पे भी इलाज करें, कोई अच्छा आमिल तलाश करें, ठीक है। आमिल को बस ये देखें कि बाअमल हो, कि वो अल्लाह और रसूल से हटा हुआ ना हो, कोई गैर शरई काम ना करे, ठीक है, कि आपके सामने जो है वो कुछ हो पीछे। जैसे हमारे साथ एक साहब आए, हमें घर गए, उन्होंने कहा जी इलाज कर, मैंने कहा क्या करने, कहते ये दम शम करते हैं। अच्छा नमाज का वक्त, मैं कहा नमाज, कहते पीर साहब की अपनी नमाज होती है। मैंने कहा यार ये, मैंने कहा कि वो बैठे बिठाए पीर साहब पढ़ लेते हैं। मैं कहा पीर साहब लो 50,000 रुपये मुझे बताएं। मैंने कहा बड़े मुश्किल होता है, मैंने कहा मेरा 130 किलो वज़न है, वॉशरूम जाना, वज़ू करना, फिर आना, नमाज़ पढ़ना, तो मैंने कहा कि मुझे आपको ये ना पैसे लेके तरीका बताएं कि बैठ के मेरी नमाज़ हो जाए, बस मुझे कुछ करना ना पड़े, मैं रात को सो रहा हूँ, मेरी नमाज़ हो जाए। तो इस तरह के लोगों से बचें। बिल्कुल सही बात, ठीक है। और जैसे कहते मैं, और सारी खैर वही है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम में एक ही चीज़ मिलती है, नफ़ा नुकसान का मालिक अल्लाह, अल्लाह की तरफ मुतवज्जह हो जाए इंशाअल्लाह, ठीक है। और तवक्कुल यकीन रखें, अपना जो एक आपके बेसिक हैं उस पर तो रहें ही रहें, और उसके अलावा वहम से बचें, बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा मसला ये है कि अगर किसी के साथ हमारा ताल्लुक अच्छा नहीं है और हमारी ज़िंदगी में कुछ भी बुरा हो, तो हम फ़ौरन से ये समझते हैं, राय कायम करते हैं कि उसकी वजह से। मुफ्ती साहब बहुत शुक्रिया साथ मौजूद थे, सो ग्रेट टू हैव यू। ज़ाहिर वज़ाइफ की बड़ी इंपॉर्टेंट है, हम ये बिल्कुल बात कर रहे होते हैं कि आयात सूरा बड़ी इंपॉर्टेंट है, घरों में तिलावत करें, सूरह बकरा की करें, सूरह रहमान की करें, ये सारी जो बातें हम कर रहे होते हैं, इसकी ज़ाहिर हमारे सामने एविडेंस भी आ रहा होता है कि बीमार है, सूरह रहमान की तिलावत करें, उसे सुनाएं। एट द सेम टाइम सर ने भी कहा कि अगर आपको लगता है, महसूस होता है घर में ऐसा कोई मामला है, कोई ऐसी चीज़ है, तो सूरह बकरा की तिलावत करें, दम करें पानी पे, घर के हर कोने पे उसको फेंकें। अल्लाह हम सब की हिफाजत करे। ऐसी दुआई उम्मीद के साथ हम आपसे लेते हैं इजाज़त, दोबारा मुलाकात कल करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।